हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले वेव ऑप्टिक्स, लेकिन चिंता मत करिए, वेव ऑप्टिक्स पहले स्टार्ट करने से पहले हम कंप्लीटली आपको पहले रे ऑप्टिक्स पूरा कराएंगे। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मुझे बहुत बुरा लगा लास्ट लेक्चर में कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे पूरा लेक्चर निकाल दिया मैंने, 6-6 बार ड्राइव कराया भाई। अरे इतनी जरूरत नहीं होती यार जितनी तुमको करा दिया। मुझे खुद में बुरा लगा यार, ज्यादा टाइम ले लिया। एंड आई एम सॉरी, सीरियसली आई एम सॉरी, बहुत टाइम ले लिया यार, लेकिन वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज बिल्कुल रे ऑप्टिक्स का सॉरी वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चंस ऑन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप करेंगे। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप पूरा करेंगे तभी हम आगे जाएंगे, है ना। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप आप वैसे भी सिलेबस एंडिंग में है। मैक्स टू मैक्स आपका 5 3 8 2 10 12 15 लेक्चर लगेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 12 से 15 लेक्चर मैक्सिमम, 14 से 12 लेक्चर। तो 14 से 12 लेक्चर मैक्सिमम लगेगा, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो आपका गोल है भाई, टाइम का पता नहीं चला यार, सच में टाइम का पता ही नहीं चला। तो आज का जो हमारा गोल है वो है क्वेश्चंस ऑन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। पहले ये पढ़ेंगे। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ा वो भी बताऊंगा, रेनबो रेनबो फॉर्मेशन ये भी थोड़ा समझा दूंगा, क्योंकि इससे सवाल ना 2-3 साल पहले 1-2 आ गए थे लगातार। उसके बाद स्कैटरिंग क्या होता है वो भी थोड़ा समझा दूंगा। सर इसी में टाइम निकल जाएगा क्या? नहीं, थोड़ा सा टाइम बचेगा फिर मैं तुम्हें वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन दे दूंगा। और मुझे पता है कि बहुत सारे बैकलॉग वाले बच्चे यहां तो नहीं आए होंगे। अब तो यार लास्ट मोमेंट पे तुम पहुंच गए हो, अभी भी बैकलॉग की वजह से चैप्टर पे कुदाकादी कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। मिराज तो सिंपल टीआईआर है। मिराज फॉर्मेशन क्या होता है यार? सिंपल टीआईआर का कंसेप्ट है वो तो। भाई 5वीं 6ठी की चीजें अब थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। 5वीं 6ठी की चीजें थोड़ी ना पढ़ोगे यार। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो टाइम दिया है ना बेटा, एक्चुअल में वो टाइम वर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड में ऑन नहीं हुआ है, कर देता हूं। वो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक्चुअल में बेटा सवाल बहुत ज्यादा उस सेक्शन से पूछे जाते हैं बेटे। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से सवाल नहीं आया हो। मतलब एक आध साल ही हो सकता है पिछले 10 साल में। अगर तुम देखोगे पिछले 10 साल में तो 10 सवाल आए हैं बेटा। 10 साल में 10 सवाल आए हैं। कितने हैं भाई? 10 साल में 10 सवाल आए हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो भाई? 10 साल में 10 सवाल आए हैं। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सवाल करके ले जाना एक आर्ट है, और एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 90% बच्चों को हमेशा दिक्कत रहती है। दिक्कत रहती है, दिक्कत रहती ही रहती है। इसलिए बेटा मैं तुमको धीरे धीरे थोड़ा करके समझा रहा हूं। मैं फिर से अभी कमेंट ऑफ करता हूं। एक बार और आप रिवीजन करके आए हो, नहीं करके आए हो तो भी मैं एक बार और रिवाइज कराऊंगा, एक बार और रिवाइज करूंगा एकदम शांति से। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपना पेन रख दे नीचे, कलम रख दे नीचे, है ना। कलम पेन साइड में रख दे, एकदम फोकस से मेरे एक एक शब्दों पर और बोर्ड पे फोकस से देखे। कमरे की लाइट भी बंद कर दे, एकदम अंधेरा बना दे कमरे को। कमरे को एकदम अंधेरा कर दे, सभी लोग एकदम अंधेरा कर दे। लाइब्रेरी में बैठे तो लाइट ऑफ कर दे, लाइब्रेरी में बैठे लाइट ऑफ कर दे, एकदम अंधेरा कर दे, और पूरे फोकस से मेरे एक एक शब्दों पे और मैं जो लिख रहा हूं उस पर 100% अपनी जितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी है उससे सुने सभी लोग, प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? स्पेलिंग ठीक कर लेना, उसका कोई जरूरत भी नहीं है। ये हमने एक सिंपल लेंस लिया, इससे यू डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और वो जो होगा इस लेंस के फोकल लेंथ से कम ही डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल और पीछे इमेज बनाता है। नीट में पहला सवाल जिससे पूछ लेता है वो सिंपल ये पूछता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज कैसा बनाता है। अरे ये पूछने की बात है। सिंपल माइक्रोस्कोप वर्चुअल इमेज बनाता है सेम साइड की तरह।
इसका जो मैग्निफिकेशन आया था वो आया था d बाई सिंपल u, दैट्स इट। सर d क्या है? वही डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको रट लो। एक सिंपल माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन है d बाई यू। क्या है? d बाई यू एंगुलर मैग्निफिकेशन। रट लो, d बाई यू मैग्निफिकेशन, d बाई यू मैग्निफिकेशन, d बाई यू मैग्निफिकेशन, d बाई यू मैग्निफिकेशन, d बाई यू। रट लो, मैग्निफिकेशन d बाई यू मैग्निफिकेशन, d बाई यू मैग्निफिकेशन, d बाई यू मैग्निफिकेशन, d बाई यू मैग्निफिकेशन, d बाई यू एंगुलर मैग्निफिकेशन, d बाई यू एंगुलर मैग्निफिकेशन, d बाई यू। जहां पे d है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, u है जहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब लेंस फॉर्मूला कहता है कि 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन एफ आता है। कैसे आता है? सर सिंपल है ना, इधर जो v होता है, u और v दोनों निगेटिव रखेंगे तो ये टर्म बनता है u f और v में, ये बहुत काम आता है, यहां पे पुट कर दो। तो m बराबर डी एच इट इज रहा, डी एच इट इज रहा, 1 अपॉन u को ये रख देते, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन f, ऐसे रख सकते हैं। हाँ देखो बेटा, लेंस फॉर्मूला तो एक्चुअल में है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, लेकिन दोनों ही निगेटिव रखेंगे तो ये माइनस ए प्लस, इसको उधर ले जाते हैं, तो फाइनल ये बनता है 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी। बनेगा क्या? हाँ सर 1 अपॉन वी को उधर ले जाओगे, तो हमने रख दिया d बटा 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू को रखा 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी रख दिया। सर ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आपका कुछ ऐसा दिखेगा, डी बाई वी प्लस डी बाई एफ। अगर आप इमेज को इंफिनिटी पे बनाओ, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट, कुछ ना लिखा हो तो नॉर्मल एडजस्टमेंट ही मानते हैं, तो अगर इन्फिनिटी पे बनाएंगे तो v को इन्फिनिटी रखेंगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो मैग्निफिकेशन आएगा d बाई एफ। और यहां पे मिनिमम मैग्निफिकेशन अगर इमेज को d पर बनाओगे, अगर इमेज d पर है नियर पॉइंट, तो इमेज d मतलब v बराबर d से d कट गया 1 d बाई एफ, 1 प्लस d बाई एफ। यहां तक समझ में आया? अब कंपाउंड वाला और इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? सर ये ऐसा होता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं जिसका फोकल लेंथ एफओ होता है, और एक आईपीस होता है जिसका फोकल लेंथ एफई होता है। ये दो लेंस का कॉम्बिनेशन, ये दो लेंस का कॉम्बिनेशन। यहां से मान लो कहीं ऑब्जेक्ट रखा तो ये रियल इमेज यहां बनाता है, और फाइनली ये वर्चुअल इमेज इसका कहीं पीछे की तरफ बना रहा होता है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू नॉट पे, इमेज डिस्टेंस है वी नॉट पे, और ये जो हमने आईपीस से ऑब्जेक्ट को रखा है वो यूई है। तो इसका जो मैग्निफिकेशन होता है ये सिंपल लेंस जैसा बिहेव करता है। पहला लेंस सिंपल लेंस होता है, इस सिंपल लेंस का इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये मैग्निफिकेशन हो जाएगा वी नॉट बटा यू नॉट, पहले का। और दूसरा ये तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, डी बाई यू है ना, सिंपल डी बाई यू ई मतलब आईपीस, वी मतलब ऑब्जेक्टिव, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, ई मतलब आईपीस। तो इसके लेंस की वजह से जो मैग्निफिकेशन आना चाहिए था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में वी नॉट बाई यू नॉट, सिंपल वी नॉट बाई यू नॉट, वी नॉट बाई यू नॉट, पर आई पीस की वजह से 1 अपॉन यू। अब यहां पे सब कुछ रहने दो सेम टू सेम, वी नॉट बाई यू नॉट, डी भी रहने दो, 1 अपॉन यू को क्या लिख सकते हैं जैसे यहां लिखा था 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी। यहां पे हम यूई के लिए लिख रहे हैं, आईपीस के लिए लिख रहे हैं, तो आईपीस के लिए यूई की वैल्यू होगी 1 अपॉन यूई, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वी, दैट्स इट। अब अगर कुछ ना लिखा हो सवाल में बिल्कुल ही मेंशन नहीं किया कि किस तरह के मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है, तो आप यहां पे नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेज एट इंफिनिटी की बात करेंगे, रिलैक्स्ड आई कंडीशन की बात करेंगे। जब कुछ नहीं लिखा हो, तुमको सवाल दे दिया बोला मैग्निफिकेशन बताओ, कुछ ना लिखा हो सवाल दे दिया मैग्निफिकेशन बताओ, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट, इमेज इंफिनिटी पे तो 1 अपॉन वी तुम्हारा इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, डी बाई एफ ही बनेगा, डी बाई एफ ही बनेगा, क्या बनेगा डी बाई एफ ही बनेगा। और इस केस में हम देखते हैं कि जो तुम्हारा लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो बनेगा वो क्या बनेगा सर, लेंथ बनेगा आपका वी नॉट प्लस यूई, ये बनेगा सर, हाँ सर वी नॉट प्लस यूई बनेगा। इमेज डिस्टेंस बताइए, अगर यू नॉट को मैं ऐसे रख दूं एफ ओ के बराबर, मतलब इसको ऑब्जेक्टिव पे रखूं, मान लो कि इस लेंस से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ ओ के बराबर हो, मैं ऐसा मान रहा हूं कि इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यूओ वो आपका एफओ के बराबर है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा सर, ऑब्जेक्टिव से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के फोकस पे, तो इमेज ये इंफिनिटी पे बनाएगा। इंफिनिटी का मतलब होता है दूर, ऐसा नहीं, मतलब इंफिनिटी का मतलब होता है कंपैरेटिवली दूर, मतलब इसके कंपेयर में बहुत लार्ज डिस्टेंस पे, लेकिन कितनी भी लार्ज डिस्टेंस पे बने वो इस लेंस से पीछे ही रहना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि जो आपका व्यू आएगा वो लगभग फोकल लेंथ ऑफ
उसके बराबर हो जाएगा, माइक्रोस्कोप के बराबर हो जाएगा। ये वाली बात समझना। मैं एक बार और समझाता हूं, कहना क्या चाह रहा हूं। देखो, व्हाट इज इंफिनिटी? क्या 1 मीटर को इनफाइनाइट कह सकते हैं? हाँ, फर्मी मीटर के कंपेयर में 1 मीटर भी इनफाइनाइट होता है। फर्मी मीटर के कंपेयर में 1 मीटर भी इनफाइनाइट होता है। तो यहां पे बात यह है सिर्फ कि इफ इमेज इज एट इंफिनिटी, तो इमेज इंफिनिटी मतलब फाइनल इमेज, ये वाला इमेज इंफिनिटी पे, इसके लिए हम यहां से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे? सर एफई के बराबर रखेंगे। हाँ ठीक है, एफई के बराबर रखेंगे। तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा? वीओ प्लस एफई बोल सकते हो, यूई को आप एफई बोल दो, एफई बोल दो। चलो, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप तुम यही सुनना चाह रहे होगे कि सर ये हो जाएगा वीओ प्लस एफ ई, ये तुम सुनना चाह रहे थे, है ना? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में तुम ये सुनना चाह रहे थे कि सर देखो, यहां से यहां तक की लेंथ, दोनों लेंस के बीच की लेंथ वी नॉट प्लस जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, तो ये एफओ के बराबर होगा। तो वीओ प्लस एफओ, वीओ प्लस आईपीस एफई के बराबर होगा, सॉरी, या आईपीस से डिस्टेंस एफई के बराबर होगा। तुम यही सुनना चाह रहे थे कि हाँ? मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट मैंने इसके फोकस पे रखा, किसके ऑब्जेक्टिव पे फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगा? सर ये अपने फोकस के कंपेयर में बहुत दूर बनाएगा, बहुत दूर इसके पीछे इमेज बनाएगा, तो ये इमेज बना ही नहीं पाएगा। तो ये जो इमेज बनाएगा वो कहीं ना कहीं यहां पे बनाए, ताकि इसके इस तरफ ही बने। मतलब यहां से भले इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस बोल रहा हूं, लेकिन वो इसके दोनों लेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब लगभग एल के बराबर आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एल के बराबर आप लिख सकते हो। सबसे मुश्किल पार्ट ये है समझना इसमें, लगभग लगभग मतलब अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं मैं। सर देखो, यहां पर इमेज बना, तो ये डिस्टेंस तो आपका चलो लेंथ के बराबर ले लिया, लेकिन ये भी तो लोगे कुछ डिस्टेंस। अरे ये निग्लिजिबल होता है इसके लेंथ के कंपेयर में। मान लो ये तुम्हारा 50 मीटर और ये 1 मीटर, तो अच्छा हाँ सर ठीक है, 1 मीटर है तो अच्छा नियर पॉइंट हुआ। तो सर नियर पॉइंट का मतलब ये है, ये जो इमेज बनेगा वो डी पे बनेगा। इमेज कहां बनेगा? डी पे बनेगा। तो इसको हम डी रख देंगे बस। बताओ मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो एम बराबर वी नॉट बाई यू नॉट, ये आपका रहेगा एज इट इज डी इंटू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। यहां डी को अंदर ले जाओगे तो डी डी 1 हो जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ ई वी नॉट बाई यू नॉट, यही बनेगा मैग्निफिकेशन। और टेलीस्कोप था, टेलीस्कोप में हमने क्या पढ़ा था कि एक हम ऑब्जेक्टिव रखते हैं, ऑब्जेक्टिव जिसका फोकल लेंथ है एफ ओ, एक रखते हैं हम आईपीस जिसका फोकल लेंथ है एफ ई। यही था? हाँ सर यही था। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, सॉरी टेलीस्कोप से पास ऑब्जेक्ट थोड़ी रखे, इन्फिनिटी पे होता है। अच्छा, हमेशा टेलीस्कोप से ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो ये भी जरूरी नहीं है। इन्फिनिटी मतलब लास्ट डिस्टेंस। कई बार तुमको इसका फोकल लेंथ दे देगा एफओ 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को रख देगा 300 सेंटीमीटर पे, तो इन्फिनिटी हो गया। एफओ 5 है और ऑब्जेक्ट को 500 पे रखा है, तो इन्फिनिटी हो गया ना लगभग लगभग। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आते हुए रे का ये कहीं पे यहां पर इमेज बनाता है। ये हो गया आपका थीटा नॉट। तो थीटा नॉट आपने यहां पे डिफाइन किया था परपेंडिकुलर एच डैश बटा बेस इसके फोकल लेंथ के पास एफओ, एफओ ये किया था। और थीटा आई आपने डिफाइन किया था कि यहां से अगर ऑब्जेक्ट आईपीस से यूई पर है तो ये परपेंडिकुलर एच डैश बटा यूई आया था। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया था थीटा आई बाई थीटा नॉट। थीटा आई बोलिए एच डैश बाई यूई, और थीटा नॉट बोलिए, थीटा आई रख दिया हमने, थीटा नॉट बोलिए एच डैश बाई एफओ। एच डैश ऊपर में चला गया एफओ, ये इससे कट गया तो मैग्निफिकेशन आया था एफओ बटा यूई। यूई मतलब यहां से लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन फोकस 1 अपॉन वी। तो ये आ जाएगा आपका एफओ बाहर 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वीई। देखो 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 अपॉन फोकल लेंथ प्लस 1 अपॉन ये आ गया। अब अगर इमेज इंफिनिटी पे है, अगर इमेज इंफिनिटी पे है तो इसको इंफिनिटी रखेंगे, तो मैग्निफिकेशन आया एफओ बाई एफ ई। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल इसी फॉर्मूले पे नीट में आया है। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप क्या हो जाएगा? यहां से डिस्टेंस एफओ और ये एफ ई, तो ये हो जाएगा एफओ प्लस एफ ई। सही है, खत्म। और अगर आपको नियर पॉइंट पे बनाना है, तो नियर पॉइंट में बनाना है तो वी को डी रख दो, कुछ नहीं करना है, इसको डी रख दो, तो आएगा एफओ प्लस एफ ई बटा एफओ बाई डी, ये आ जाएगा। बस क्लियर है क्या? बताइए, समझ में आया चीजें? समझ में आया चीजें? ये वाली अप्रोक्सीमेट है, इक्वल नहीं। अप्रोक्सीमेट आप ऑब्जेक्टिव के इमेज डिस्टेंस को लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के बराबर रख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट। बताइए क्लियर है? बताइए क्लियर है? अब भाई इतना ज्यादा रिवाइज करा दिया, अब तुम्हें खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के चीजों को याद रखना पड़ेगा।
देखो सिंपल है, डी बाई यू, ये है वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू, ये है डी के जगह पे सिर्फ एफ बाई यू, एफ बाई यू। बायो की शक्ति धूम मचाए। अच्छा, इसको कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, मतलब दूर की चीजों को देखने के लिए यूज होता है, इसलिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। नहीं नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं ना इसको, एस्ट्रोनॉमिकल, सॉरी, दूर की चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। टेरेस्ट्रियल में एक चीज थोड़ा अलग होता है, वो भी बताता हूं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो यही तुम्हारे सिलेबस में एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब एस्ट्रोफिजिक्स, दूर की चीजों को देखने के लिए यूज होता है एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये वाला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यहां से इसकी फोकल लेंथ एफओ, इसकी फोकल लेंथ एफई, इसका मैग्निफिकेशन आता है सिंपल एफओ बटा यूई, यही आया था मैग्निफिकेशन। हाँ सर, एफओ बटा यूई। इसमें अगर आप नियर पॉइंट पर देखें, नियर पॉइंट पे देखें तो इमेज बनना चाहिए आपका डी पर, तो यहां पे मैग्निफिकेशन आ जाता है एफओ इंटू 1/एफई प्लस 1/डी, ये मैग्निफिकेशन होगा, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा एफओ बाई एफई प्लस एफओ बाई डी, एफओ बाई डी। फार पॉइंट, फार पॉइंट पे तो सिंपल है, मैग्निफिकेशन एफओ बटा, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, तो यू नॉट एफई पे रखेंगे, एफओ बाई एफई। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एफओ बाई एफई, तो एफओ बाई एफई और एफओ बाई एफई, एफओ बाई डी, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें क्या होता है, एक लेंस लेते हैं हम एफओ, एक लेंस हम यहां लेते हैं छोटा सा, और एक लेंस और बड़ा लेते हैं, ये तुम्हारा हो गया आईपीस। फिर इसका क्या काम है, इसका बताता हूं क्या काम है। ये क्या करता है, जब इन्फिनिटी से रे आती है तो ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधा चला जाएगा यहां पे कन्वर्ज होकर, यहां पे ये इंसिडेंट किया, हाँ, ये तुम्हारा इन्फिनिटी से आते हुए रे का ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया है। क्या आपको ये बात समझ में आता है, इन्फिनिटी से आते हुए रे का ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया है। हाँ सर, ये हमें समझ में आता है, ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया है। ओके, अब ये इमेज कैसा है सर, इन्वर्टेड है। ये भी कैसा बनाता है सर, उल्टा बनाता है। तो यहां पे एक छोटा लेंस लगाने का पर्पस ये है कि इसके जो इमेज बना है यहां से 2f, इसका फोकल लेंथ अगर f है, 2f डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये 2f डिस्टेंस पर सीधा इसका इमेज बना देता है, सेम साइज का एकदम। तो मैग्निफिकेशन तो नहीं किया, नहीं मैग्निफिकेशन नहीं किया, सिंपल सेम इमेज बना देता है। अब क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट आपको यहां पे दिखा था h डैश का, उसका ये इमेज इधर बना रहा था, अब इसको h डैश का ये ऑब्जेक्ट यहां पे दिख रहा होगा, इसका वर्चुअल इमेज यहां बना देगा, बात खत्म। ये सिंपल यही काम करता है कि आईपीस से मान लो यूई डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, अगर आईपीस से यूई डिस्टेंस पे इसको फोकस के बराबर रख दोगे तो इमेज इन्फिनिटी बनेगा। हाँ, तो इसका लगाने का क्या मतलब हुआ, एस्ट्रोनॉमिकल से टेलीस्कोप बनाने का क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं, इमेज ये इरेक्ट दिख जाता है, बस इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज इसको दिख गया, मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट है, इसको इमेज इधर दिख गया, ऐसे दिख गया। यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसको देखने के लिए नीचे देखना पड़ता है ना, ये फाइनल इमेज तुम्हारा कुछ बनता है ना, ये फाइनल इमेज बनता है ना, अब इसको सीधा दिखेगा बस। तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ आपको देखना पड़ेगा किस कंडीशन में देख रहे हो, लेंथ कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये मूवेबल होता है। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट में तुम लेंथ पूछ रहे हो तो सिंपल होता है एफओ प्लस एफई, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा कि इसने इमेज बनाया एफओ पे, और ऑब्जेक्ट को तुम यूई बराबर एफई रखोगे तब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, तो एफओ एफई और टोटल 4f, तो लेंथ आ जाएगा तुम्हारा एफओ प्लस एफई प्लस 4f, आ गया 4f। कैसे, एक्स्ट्रा बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, जो इमेज था उसको सीधा करने के चक्कर में, बस इतना सा काम। अब बताओ कि ये कोई नया चीज है कि बस पुरानी चीज में इमेज को इरेक्ट से, सॉरी इन्वर्टेड से इरेक्ट बनाने का काम किया है। इधर के ऑब्जेक्ट का इमेज तुमको नीचे दिख रहा है, देखो कहीं दूर ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज तुमको नीचे दिख रहा है, तो उसने क्या किया, जो एच डैश था ना, उसको एक छोटा लेंस रख दिया, उससे जो इमेज बन गया वो कैसा बन गया तुम्हारा, सीधा बन गया बस। अब इसी को मैग्नीफाई करके भाई साहब इसने इधर बना लिया बस, और ये लेंथ जो है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में है, ये वाला पार्ट आराम से आप लिख लेना, ये वाला, और कोई खास बात नहीं है, वही चीज है, बस थोड़ा सा जुगाड़ करती है। सर इसमें और कुछ जुगाड़ करें, और क्या करें, पुरानी चीज को बनाया बस। एक थे गैलीलियन साहब, उन्होंने और एक जुगाड़ कर दिया, क्या, उन्होंने बोला कि लेंथ, दो कॉन्वेक्स लेंस लगाने से ना लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बड़ा हो जा रहा है, इसके लेंथ को छोटा कर सकते हैं क्या। सर लेंथ को कैसे छोटा कर सकते हैं यार, लेंथ को छोटा करने का एक जुगाड़ है, पता है क्या, बताओ। नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितना लेंथ की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में फार पॉइंट के लिए, फार पॉइंट के लिए लेंथ की जरूरत पड़ती है एफओ प्लस एफई। ये इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज अपने फोकस पे बनाता है,
और यहां से इसको फोकस पे ले लेंगे। देखो इन्फिनिटी का इमेज इसके एफई पे बना और ये जो इमेज बना उसको एफओ पे बना, इसको एफई पे ले लेंगे तो एफओ प्लस एफई तुम्हारा क्या हो जाएगा लेंथ, तो बड़ा हो रहा है। तो गैलीलियन साहब थे एक, उन्होंने बोला कि काम करते हैं, एक काम करते हैं, गैलीलियन साहब देखें, गैलीलियन टेलीस्कोप, एक काम करते हैं, एक तुम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। अब एक कॉन्वेक्स लेंस इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाएगा सर, फोकस पे, फोकस पे। तो ये आ रहा था पैरेलल से रे, अब ये पैरेलल रे सीधे जा रहा था और ये कन्वर्ज करके यहां पे कहीं इमेज बन रहा, ठीक है, यहां पे कहीं इमेज बन रहा था एच डैश। अब उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं कि ये डिस्टेंस तो एफओ हो गया, पैरेलल रे जहां पे कन्वर्ट कर रहा है फोकल प्लेन में एफओ डिस्टेंस पे, हाँ, यहां पे एक हम कॉनकेव लेंस डाल देते हैं। अब ये जो इंसिडेंट रे है वो डायरेक्टली यहां नहीं मिलेगा, इस पर इंसिडेंट कर जाएगा कॉनकेव में। अगर ये डिस्टेंस एफई होता, मतलब आईपीस के जगह पे कॉन्वेक्स लेंस ना रख के कॉनकेव लेंस रख दिया, तो उन्होंने बोला ये इंसिडेंट रे यहां पे कन्वर्ज कर रहा है, अगर ये इसके एफई के डिस्टेंस के बराबर है तो फिर तो फाइनल रे इमेज इन्फिनिटी बन जाएगा, फिर ये इसको डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज कैसे करेगा, ऐसे कर देगा डाइवर्ज, ऐसे पैरेलल रे बना देगा। पैरेलल रे का मतलब है कि ये रिफ्रैक्टेड रे हमको कहां से आता हुआ दिखाई देगा, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से आता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें फायदा क्या हुआ कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो गया तुम्हारा एफओ माइनस एफई, बस, और कोई फायदा नहीं है। तो गैलीलियन में आपको ये याद रखना है, और इस पर यही एक सवाल बनते हैं और कुछ नहीं बनता। और इस पर ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसिडेंस पे मैंने कितने सारे आपको केस कराए हुए हैं, कितने सारे आपको केस कराए हुए हैं, ये बताया तो था, ये चीजें आपको समझाई तो हुई है पहले से। तो गैलीलियन में क्या फर्क पड़ता है सर, एक ही फर्क पड़ता है, एफओ माइनस एफई हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है। गैलीलियन में एफओ माइनस एफई, देखो ये अपने पैरेलल से आते हुए रे को अपने फोकस पे इंसिडेंट करा रहा था, एफओ था, हाँ। अब ये जाके कट करता, यहां पे तो इमेज बनता, उससे पहले ही एक कॉनकेव लेंस रख दिया। कॉनकेव लेंस क्या करता है कि ये जो इंसिडेंट रे है अगर इसके फोकस प्लेन पे जाके मिल रहा होता तो इसको डाइवर्ज करा के पैरेलल बना देगा, देखो ये पैरेलल बना देगा, तो ये इसको इंफिनिटी पर फाइनल इमेज बना। तो फाइनल इमेज मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट, किस केस में, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, ये दो चीजें लिख लो, इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। क्लियर, क्लियर बेटा, क्लियर बेटा, समझ में आया समझ में आया। यूट्यूब पर कंप्लीट फिजिक्स बाय एमआर सर सीरीज प्लीज। हाँ बेटा, यूट्यूब पर कंप्लीट फिजिक्स, बैच में तो पढ़ाई तुमसे हो नहीं रहा है, बैच में जो इतनी देर से इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, अभी जो रे ऑप्टिक्स का कल तुमको इतना सुंदर 1.5 घंटे का लगभग था, शायद 1 घंटे 20 मिनट तो रहा ही होगा, इतनी मेहनत करके इतने अच्छे से सवाल कराए, उससे तो कोई मतलब है नहीं। कंप्लीट फिजिक्स यूट्यूब पर ही पढ़ाई होगी। अब बैच में पैसा देके तो पढ़ाई ना मिलो तो, अब यूट्यूब पे ही पढ़िए। ऐसे बच्चे ही 4 साल ड्रॉप लेते हैं, यही लक्षण है, सही रास्ता पे जा रहे हो बेटा। बैच भी तो बिकना चाहिए अगले साल का, यकीन। खरीदते समय याद रखना कि एमआर सर ने कहा था वो सच हो गया। वोट करो, वोट कंप्लीट फिजिक्स। हाँ, बैच में पढ़ाई थोड़ी ना होती है रे भाई। यूट्यूब सीरीज का एक बड़ा ही अच्छी चीज है कि हर वीक में नया नया यूट्यूब सीरीज आता जाए ना, उस पर खूब सारे व्यू आते हैं और व्यू शार्पली डिक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को ना नयापन चाहिए कुछ। सर बोर हो गया बैच में पढ़ते पढ़ते, अब यूट्यूब पे पढ़ने चलिए सर जी। बैच में पढ़ के बोर हो गए, पढ़ाई बहुत मुश्किल काम है और किसी से नहीं होता है। पहला लेक्चर देखो, ओ भाई साहब बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, सब जोश में बैठा हो, आज फोड़ दे बोलिए, और जैसे दूसरा लेक्चर आया आधे लोग गायब, तीसरा आया आधे लोग और गायब, क्योंकि उसको पता चला कि साला पढ़ना बैच में हो या यूट्यूब में हो, मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी, तो फिर भाग जाता है। तो लोगों को लगता है कि यार ये नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत लगता है यार, बहुत धीरे धीरे मास्टर पढ़ा रहा है, बहुत सवाल करा रहा है यार, कुछ कम कराओ रे, कुछ चीजें नया करते हैं। और नया करने गया, वहां पे लग रहा है यार यहां भी मास्टर पढ़ा रहा है, तो गड़बड़ हो गया। हो भाई साहब, अब घर चलो रे, शुरू बेसिक मैथ से करेंगे। हाँ, जब सेशन शुरू होता है तो भी बेसिक मैथ से शुरू होता है बैच में, फिर एक बैच से दूसरे बैच में बेसिक मैथ, फिर तीसरे बैच में बेसिक मैथ, फिर प्रचंड में बेसिक मैथ, फिर उम्मीद में बेसिक मैथ, फिर क्रैश कोर्स में बेसिक मैथ, फिर महारिविजन में भी बेसिक मैथ। मुझे ये नहीं समझ में आता, महारिविजन में कहता बेसिक मैथ से शुरू करो। भाई साहब चलिए छोड़िए, खैर
अब इंस्ट्रूमेंट के सवाल कर ले जाना एक आर्ट है, और आर्ट क्या है, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी आप सवाल करने जाएं तो पहले ध्यान से पढ़े कि सिंपल है माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है। पहली बात ये ध्यान से देख ले कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। दूसरा ये जरूर देखे कि कौन से केस में पूछ रहा है मैग्निफिकेशन। जब कुछ ना दिया हो तो इन्फिनिटी पर फाइनल इमेज ले, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट ले। तीसरा ऑब्जेक्ट कहां रखा है ये देखे। चौथा कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, उसमें दो लेंस यूज होता है। कई बार बेवकूफ बनाने के लिए लिखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेकिन आपसे मैग्निफिकेशन सिर्फ एक ही लेंस का पूछेंगे, फिर वहां फंस जाओगे। बात समझो, बात समझो जो मैं कह रहा हूं। तुम अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में दिल बना दो, कमेंट बॉक्स में दिल बना दो। अगर तुमको बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में दिल बना दो। कि ऐसा भी हो सकता है क्यों बोले कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया और ये तामझाम कर दिया, इसका फोकल लेंथ इतना, इसका फोकल लेंथ इतना, दोनों लेंस के बीच में दूरी इतनी है, मुझे ना ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन बताओ। तो कहला लगी ये दो लेंस रख लेगा, दो लेंस रखा फिर क्यों? सिर्फ एक लेंस का पूछ रहा है तो उसमें क्या लगाओगे? सिंपल एक लेंस का कंसेप्ट। मतलब तुम्हें मैं 4 बार 5 बार डेरिवेशन करा दिया, लेकिन डेरिवेशन में लेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, लेंस इमेज फॉर्मेशन देख रहा हूं, है तो पूरा लेंस का कंसेप्ट। तो ऐसे भी घुमा सकता है, पूरा सवाल लिख देगा और बोलेगा ही नहीं कि कौन से केस का मैग्निफिकेशन है। तो बाय डिफॉल्ट तुमको कौन से केस का मैग्निफिकेशन लेना पड़ेगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट का। मजा आया? मजा आया? चलो, तो इन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है? किन बातों का ध्यान रखना है? किन बातों का ध्यान रखना बताओ। क्वेश्चन में डायरेक्ट मैग्निफिकेशन पूछा है, डायरेक्ट मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आस्क्ड है, देन नॉर्मल एडजस्टमेंट का निकालेंगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेज एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा इंस्ट्रूमेंट ध्यान से देखेंगे, सिंपल टेलीस्कोप है, गैलीलियन टेलीस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, क्या है? इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ध्यान से देखेंगे, ध्यान से आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ध्यान से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं भयंकर नीट 2025 के सवाल से ही करते हैं। ये नीट 2025 का सवाल है, ध्यान से देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा, नीट 2025 का सवाल है। सवाल क्या है देखिए ध्यान से, ये कह रहा है माइक्रोस्कोप, देखो सबसे पहले अंडर कर लो, माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, आईपीस है जिसका फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर, एंड द ट्यूब लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। ट्यूब लेंथ मतलब ये ऑब्जेक्टिव, ये फोकल लेंथ, और ये तुमको 40 सेंटीमीटर दिया है, ट्यूब लेंथ 40 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई इज 25 सेंटीमीटर, कैपिटल डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दे दी है, ठीक है कोई बात नहीं। द मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इज लो। पहले सवाल में देखो, पहले सवाल में तुम देखो ध्यान से क्या कर दिया से, तो पहले सवाल में पूछ लिया मैग्निफिकेशन बताओ, और ये बता ही नहीं कौन से केस का। पहले ही सवाल में तुमसे मैग्निफिकेशन पूछा और बता ही नहीं केस कौन सा है। सोचो, से तो खेला कर दिया, यस, और इसी खेला से मैं तुमको, ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है। हम ध्यान रखेंगे गुरुजी, हाँ ध्यान रखना है। तो सुनो, सिंपल इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई, ठीक है, सही तो, सॉरी डी बाई यू ई, यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेज इंफिनिटी पे बनाने के लिए यूई तुम एफ ई के बराबर रखोगे, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा तुम्हारा वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। चलो यही है, हाँ सर यही है, डी की वैल्यू भी हमको दे दिया है। माइक्रोस्कोप है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ भी दे दिया, इसका फोकल लेंथ भी दे दिया, आईपीस 4 सेंटीमीटर, ट्यूब लेंथ इतना, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई इज इतना, देन मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इज, ले लो टाके। एक और प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट कहां रखा है बताया भी नहीं किया। जब ऑब्जेक्ट कहां रखा है नहीं बताया है तो ऑब्जेक्ट को आप इसके फोकस पे मानोगे,
मैक्सिमम डिस्टेंस इसके फोकस पे मानेंगे, तो आप यू नॉट इसके फोकस पे मानेंगे। सर क्यों? क्योंकि फोकस से पहले रखोगे तो ये इमेज यहां बनेगा, इसके काम का होगा नहीं। ठीक है। दूसरी बात, मैग्निफिकेशन ज्यादा रखने के लिए इमेज जितना फोकस के पास होता है मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम क्या है? मैग्नीफाई करना। तो आप इमेज इन्फिनिटी पे कुछ ना बोला हो तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखता है, तो फोकस पे रखेंगे तो यू नॉट आपका एफ नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फोकस के बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखो तो इमेज इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, बहुत दूर मतलब ट्यूब के अंदर बनना चाहिए। तो वी नॉट लगभग आपका ट्यूब लेंथ मतलब 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब बताइए, मैग्निफिकेशन बराबर वी नॉट कितना हो गया? लगभग 40। यू नॉट कितना हो गया? इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 2 इंटू डी 25 और एफ ई मतलब 4 ही आएगा। 4 से 40 को काटोगे 10, 10 2 से काटोगे 5, 50 25, 125 इज योर करेक्ट आंसर। अगर तुम ये नहीं भी रखते हो तो एक बात बताओ, तुम अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनाओगे फोकस से रख के तो 40 के अंदर ही तुमको रखना पड़ेगा, ट्यूब के अंदर ही ये इमेज बनना चाहिए। सही है। तो 150 आ रहा है। बताइए कितने लोगों को ये बात समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? 150 इज योर करेक्ट आंसर, सॉरी 125 इज योर करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। लो भाई, इमेज इन्फिनिटी बनाना है और मैग्निफिकेशन मैक्सिमम रखना है। अच्छा बताओ, मैं नॉर्मल कंडीशन में इसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा करने के लिए क्या करूंगा? सर ये ज्यादा तभी होगा जब इसको फोकस रखोगे, इसको इन्फिनिटी रखोगे। और इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म। इन्फिनिटी मतलब इसको फोकस के पास रखूंगा तो इमेज बहुत दूर बनेगा। देखो इसका फोकस कितना? 2 सेंटीमीटर। इमेज कहां बन रहा है? 40 पे। तो 2 के कंपेयर में 40 तो इन्फाइनाइट ही हो गया। कितना गुना हो गया जरा बताना? 20-22 गुना। तो 20 गुना तो बड़ा होता है ना। इसके बाहर नहीं बना सकता, ये एल लिमिटेशन दे रहा है कि वी नॉट एल से के अंदर ही होना चाहिए, ट्यूब लेंथ के अंदर ही होना चाहिए, ट्यूब लेंथ के अंदर ही होना चाहिए। एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी, ये टफेस्ट क्वेश्चंस में से आता है। क्योंकि यहां पे सबसे पहली बात सिंपल मैग्निफिकेशन पूछा है, तो इन्फिनिटी का मैग्निफिकेशन मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट का होगा। इमेज इन्फिनिटी पे बनाओगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहले सिंपल लेंस का वी नॉट बाई नॉट, ये सिंपल। ऑब्जेक्ट कहां रखा है नहीं दिया हुआ है तो फोकस पे रखोगे, इमेज इन्फिनिटी बनाओगे। इसका इमेज इन्फिनिटी बनने का मतलब इस लेंस से पहले बनना। बोलो समझ आया? अभी रफ में कर लो सारे क्वेश्चन, बाद में नोट्स में लिख लेना। चलो दूसरा देखो, ये सवाल तुम्हारा है नीट 2024 का। देख लो हर साल आए हैं सवाल बेटा, हर साल आए। क्या लिखा है सवाल, ये जरा पढ़ना। ये बोल रहा है स्मॉल टेलीस्कोप हैज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। देखो फिर से कह रहा है कि दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट को देखता है। मैग्नीफाइंग पावर बताओ। संतोष पागल बुझ ले का रे, हमको बताते नहीं कि कहां का मैग्नीफाइंग पावर है और पूछ रहा है फटाफट सवाल। संतोष पागल बुझ ले का रे। स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 140 एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5, आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है। हाँ तो बताओ मैग्निफिकेशन कितना होगा? सर नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखेंगे। हाँ सही बुझ ले, नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखेंगे। बताइए नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा? बताइए नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखेंगे। बताइए क्या होगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखेंगे। अब देखो कितना आसान सवाल पूछ लिया ये। सर नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर होता है, हम डिफाइन जब कर रहे थे तो हमने करा था ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बटा यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही किया था। ये हो गया एफओ। नॉर्मल एडजस्टमेंट में यूई जो यहां से ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो एफई पे रखेंगे, तो एफओ बाई एफई। एफओ बोलो 140, एफई बोलो 5, 5 से 140 कैंसिल होगा तो 20 बचे 100 और 8 बचे 40, 28 आएगा क्या? 28 इज आंसर, ये 28 आंसर। इसको करके तो मजा आ गया होगा गुरु, 72-73% लोगों ने पहले अटेम्प्ट में चपका दिया, बहुत बढ़िया। इसको करके तो मजा आ गया होगा, बाकी डिवीजन में गलती हुआ है तुमसे। बताइए इसको करके मजा आया कि नहीं? तो ये तो एकदम आसान पूछ लिया गुरुजी। हाँ एफओ बाई एफ ई, देखो एफओ बाई एफ ई, एफओ बाई एफ ई। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या होता था, याद करो, सिंपल माइक्रोस्कोप डी बाई यूई, और ये क्या होता था? एफओ बाई यूई। देखो एफओ बाई यूई, इन्फिनिटी पे इमेज रखने के लिए यूई तुम्हारा एफई के बराबर होना चाहिए।
फाइनल इमेज इन्फिनिटी तब बनेगा ना जब ऑब्जेक्ट यहां से आई पीस से इसके फोकस पे है, तो यू ही तुम्हारा एफ के बराबर होगा, एफ ओ बाई एफ। क्लियर? मजा आया? नेक्स्ट देखो, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस इज 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है कन्वर्जिंग लेंस। फाइंड द मैग्निफिकेशन पावर व्हेन इट इज यूज्ड एज अ रीडिंग लेंस टू फॉर्म अ इमेज एट अ नियर पॉइंट। टू फॉर्म द इमेज एट नियर पॉइंट। अब देखो, ये पूरा सवाल पढ़ो, तुमको पता नहीं चल रहा है कि किसका मैग्नीफाइंग पावर पूछा है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। यह सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। सर हमको कैसे पता चलेगा सिंपल माइक्रोस्कोप है? सिंपल एक लेंस को यूज किया एज अ रीडिंग लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस इज 8 सेंटीमीटर। एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड इट इज मैग्निफिकेशन पावर व्हेन इट इज यूज्ड एज अ रीडिंग लेंस टू फॉर्म द इमेज एट नियर पॉइंट। इमेज नियर पॉइंट पे तो बोलो मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ ई। जब फार पॉइंट होता तो डी बाई एफ ई होता सिंपल माइक्रोस्कोप, 1 प्लस डी बाई एफ ई होगा। तो 1 डी की वैल्यू 25, एफ की वैल्यू 8, 8 3 24, 3.10 हो जाएगा, 3.1, तो लगभग लगभग 4.1 इज मैग्निफिकेशन। ये नियर पॉइंट पे इमेज बना था। इमेज एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। सब लोगों ने जवाब दिया है 3 समथिंग। गलत हो गया ना बेटा? फार पॉइंट इंफिनिटी, नॉर्मल एडजस्टमेंट इंफिनिटी, ये तो दिया है नियर पॉइंट। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा 4.12 कह रहे हो, बिल्कुल सही पैर पकड़े हो। ये नियर पॉइंट है। मजा आ गया? क्लियर? मजा आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सब बता दूंगा, लिखना कौन कौन से बाद में लिख लेना। ऑल इंडिया, अच्छा ऑल इंडिया कुछ नहीं, नीट का सवाल है ये, देखिए ध्यान से। क्या है सवाल? कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज एज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, 4 सेंटीमीटर। एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक आईपीस है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है गुरु। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। कई बार ऑब्जेक्ट नहीं बताता है तो कहां मानते हो? इसको लिखो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन ना हो तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन ना हो तो क्या करेंगे? यहां पे एम स्टार बॉक्स में लिख लो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन ना हो तो फोकस में मान लो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो फोकस पे एज्यूम करो, फोकस पे एज्यूम कर लो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन नहीं तो फोकस पे एज्यूम कर लो। और यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुमको गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो यहां से 6 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर पर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आल्सो कैलकुलेट लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो तुमसे बोला है मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बताओ। अब यहां पे रुको। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जनरल कंडीशन में होता है वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई, यही होता है। हाँ सर, आईपीस से डिस्टेंस ले लेते हैं, यही होता है। जब कुछ नहीं लिखा है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को यहां रखा है। तो सबसे पहले इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस देखो कहां पे होगा। तो 1/v माइनस और माइनस ये प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/4। 6 को उधर ले जाओ, 1/v इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। एलसीएम ले लो 24, 6 का 24 हो जाएगा 6 माइनस 4 मतलब 2/24, 12 सेंटीमीटर पे इमेज बना है। तो VO मतलब ऑब्जेक्टिव से इमेज जो बना है वो 12 सेंटीमीटर पे बना है, 12 सेंटीमीटर पे बना है। ठीक है, ठीक है सर, 12 सेंटीमीटर पे इमेज बना है। चलो भाई साहब ठीक है। अब ये 12 सेंटीमीटर यहां पे बना है इमेज, ऐसा इमेज बनेगा। अब मैग्निफिकेशन किस केस में बोला नहीं दिया है, तो ये हम इसके एफई के बराबर ले लेंगे, यूई फोकस पे ले लेंगे, क्योंकि आईपीस से अगर ऑब्जेक्ट को हम इसके फोकस पे मानेंगे तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की कहानी हो जाएगी। चलो तो वी नॉट बोलो 12/6 इंटू डी 25 और यूई को एफई के बराबर रख दो। एफई कितना है तुम्हारा? 10, 10 रख दो। तो ये हो गया तुम्हारा 6 दूनी 12, 25 दूना 50, 50/10, 5 इज आंसर, और एकदम सही है। 5 इज योर मैग्निफिकेशन। बताओ कॉन्फिडेंस एकदम झक मार के आ रहा है कि नहीं? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं बताओ। सर यहां पे इतना तामझाम पहले क्यों किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको बोला है कि 6 पर ऑब्जेक्ट को रखा है, तो मुझे इमेज देखना पड़ेगा कि इमेज कितने दूर पर बन रहा है। इमेज देखना पड़ेगा, इमेज देखना पड़ेगा, इमेज देखना पड़ेगा कि इमेज कहां बना है।
और कुछ नहीं बोला है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन बोला है, तो फार पॉइंट समझेंगे। फार पॉइंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में इस पूरे फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा? तो हमको तो यू नॉट दिया हुआ था, वी नॉट दिया हुआ था, डी 25 होता है, यूई को हम एफी रख देंगे, यूई बराबर एफी। क्यों? क्योंकि ये जो आईपीस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, अगर इसके फोकस के बराबर हुई तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनेगा। अब लेंथ पूछा है, तो लेंथ क्या हो जाएगा भाई साहब? ये तो दिख रहा है वी नॉट और यूई, ये 12 और 5 17, 5 प्लस 12 17 सेंटीमीटर। वी नॉट कितना आया है? 12 है ना, और इधर अच्छा 10 है, सॉरी सॉरी 10 है, 12 प्लस 10 22 सेंटीमीटर। चलो, बात बोर्ड की हो या नीट की हो, फोड़ दोगे कि नहीं? सवाल ये बताओ भाई, बात बोर्ड की हो या नीट की हो, फोड़ दोगे कि नहीं ये बताओ। बात बोर्ड की हो या नीट की हो, फोड़ दोगे कि नहीं फोड़ दोगे ये बताओ। बात बोर्ड की हो या नीट की हो, फोड़ दोगे कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखो। In compound microscope, the focal length of the objective lens is 1.2 centimeter. Focal length of objective lens is 1.42 centimeter, and focal length of eyepiece is 3 centimeter. Focal length of eyepiece is 3 centimeter. When the object is kept at 1.25 centimeter in front of the objective, the final image formed at infinity. Magnifying power of the compound microscope should be. करो, चलो सभी लोग इसको करेंगे, अटेम्प्ट करिए, सभी लोग इसको अटेम्प्ट करिए। पोल नहीं दूंगा मैं, पहले पढ़ो सवाल, अटेम्प्ट करो, फिर पोल दूंगा। सभी लोग करेंगे प्लीज, सभी लोग करेंगे प्लीज। चलिए पोल भी दे देता हूं, 90 सेकंड का पोल देता हूं। चलो, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1.2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 1.2 सेंटीमीटर एंड आईपीस इज 3 सेंटीमीटर। आईपीस की फोकल लेंथ है 3 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकल लेंथ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई साहब। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 1.25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को यहां से 1.25 पे रखा है, 1.25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, देन मैग्नीफाइंग पावर, मतलब फाइनल इमेज इंफिनिटी है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का पूछा है, तो मैग्नीफाइंग पावर तो सिंपल होता है वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। सिंपल है यार, इसमें तुम्हें तीन चीज तो पता ही है, यू नॉट तुमको पता है, डी पता है, एफ ई पता है, सिर्फ वी नॉट निकालना है, तो यहां से वी नॉट निकाल लो। वी नॉट फटाफट देखो, 1 अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन एफ फोकल लेंथ 1.2 माइनस 1.25, यही आ जाएगा। अब यहां पे एलसीएम ले लो, तो 1.20 मल्टीप्लाई 1.25, यहां पे चला जाएगा 1.25 माइनस 1.20, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.05, 0.05 डिवाइडेड बाई ये तुम्हारा 1 अपॉन वी नॉट आ गया। तो वी नॉट की वैल्यू एज इट इज यही वाली चिपका दो यहाँ पे, 1.20 मल्टीप्लाई 1.25, इसको कह सकते हो ये 5 बटा 125 गुना 120, ऊपर में हो जाएगा तेरा 100, यही तो आएगा। अरे कुछ नहीं है, 0.05 है तो उसको लिख दिया 5 बटा 100, 1.25 को लिख दिया 125 बटा 100, 1.20 को लिख दिया 120 बटा 100, तो ये आ गया तुम्हारा, रखो वी नॉट आ गया तुम्हारा 125 गुना 120 बटा 5 गुना 100, और यू नॉट तुम्हारा दिया है, अच्छा यू नॉट भी तो 1.25 है, चलो 1.25, डी की वैल्यू 25 और एफ की वैल्यू 3, इसको सॉल्व करिए आराम से, और बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। सबसे पहले बताइए
ये 1.25 को लिखोगे 125/100 लिख सकते हो। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये इससे कट गया 24। अरे यार 24 ही तो आ गया सिंपल। तो 24 गुना 25/3, ये कट गया तुम्हारा 8, 8 से 24, 200 के आसपास। 200 एग्जैक्टली ऑप्शन में भी है, तो मेरे हिसाब से 2 आना चाहिए। 51% लोग वहां तक पहुंच गए। बहुत खुशी की बात है ये, बहुत खुशी की बात है यार। ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं हुई है, वो भी 50% से ज्यादा बच्चे टाइम लिमिट के साथ कर लिए। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। और कुछ लोग थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, पोल मिस हो गया होगा, लेकिन कर लिए, उनके लिए भी बहुत खुशी की बात। ये तो जस्ट मैं रफ कैलकुलेशन किया था, तुम जैसे भी करो कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। आंसर लगभग लगभग तुम्हारा 200 आ रहा है, लगभग लगभग। और जो 100 लगा रहे थे ना, वो पक्की बात है। जो 150 लगा रहे थे ना, अप्रोक्सीमेट में ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की होंगे। अब मुझे बताओ ईमानदारी से, क्या तुम्हें यह फील आ गया कि यार कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सवाल का फ्रेमिंग कैसे होता है? कैसे होता है? एक यूनिक बताओ सबका, एक चीज जो पिछले 4 सवाल में कॉमन था। यूनिक चीज बताओ जो पिछले 4 सवाल में कॉमन था। हमने किए ना 5 सवाल किए ना, 5-6 सवाल किए। यूनिक बताओ जो 5 सवाल में कॉमन था। 1 2 3 4 5 सवाल किए हमने। उस 5 सवाल में कोई ऐसी चीज बताओ जो सेम सेम चीज थी, कॉमन चीज थी। ये बताओ 5 सवाल में, मैं देखना चाहता हूं कॉमन क्या थी। तुम समझ गए ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सवाल की फ्रेमिंग कैसे होती है। तूने 25 के सवाल कर लिए, 24 के सवाल कर लिए, 11 के सवाल कर लिए, बहुत कराऊंगा। मैग्नीफाइंग पावर पूछा, ये कॉमन है। डंडा कहां है मेरा? वे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, अल्टीमेट गोल तो मैग्नीफाइंग पावर ही पूछेगा। वही तो उसका है, मैग्नीफाइंग पावर। चल कोई बात नहीं, चल तू अपने दिमाग से सही बोला है मैग्नीफाइंग पावर। अब बता, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन में कॉमन चीज हो गया कि मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। और कुछ दूसरा कॉमन चीज? यस, कौन था? अब निकल गया होगा वो, कैसे पकड़ूं? सही बोला तू कि सर ऑब्जेक्टिव और आईपीस 2 लेंस होते हैं ना, दोनों का फोकल दे देता है चुपचाप। आई साहब मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में मैं कांप गया, मेरा अटोरा मचल गया एकदम। अटोरा जानते हो, वो जो हार्ट में ब्लड पंप करता नहीं है, वो ऐसे ऐसे हाई इलास्टिक होता है। अटोरा मचल गया। तीसरी चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या तो ऑब्जेक्टिव से दिया होगा, नहीं तो हम इन्फिनिटी मान लेंगे। अगर ये 3 चीज तू पकड़ लिया ना, अब तू कहीं के भी सवाल जाके पकड़ ले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, उसको पकड़ के रगड़ देगा। और सारे केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये होता है सर। अब तो ये तुम्हारे दिल में बस गया कि नहीं बता, डी बाई यू। अब इसका ना एक्चुअल में इंपॉर्टेंस और ये क्या है, वो तुम्हारे दिमाग में एक अलग इमेज बना रहा हो। अब तुम्हारे दिमाग में अलग इमेज बना रहा हो, अब तू इसको फील कर पा रहा होगा। अच्छा, ये जो पहला लेंस है ऑब्जेक्टिव, उसका मैग्निफिकेशन देखो V0/U0। अब उसमें अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है तो इमेज डिस्टेंस निकाल के रखेंगे, नहीं दिया है तो U0 को हम F0 मान लेंगे। अब तुमको लग रहा था कि अरे सर हम कितना भूखवा है, पिछले एक लेक्चर से हम इसी के लिए मेहनत कर रहे थे, ये तो आसान है। किसी एक लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? V0/U0। तो पिछले 2 सवाल में U0 दिया हुआ था, हाँ U0 रख के V0 निकाल रहे थे। और नीट 2025 में क्या दिया था? U0 नहीं दिया था, छुपा लिया। U0 नहीं दिया तो हम उसको फोकस पे रख दिए। और ये तुम्हारा डी और यू, इसका आईपीस का सिंपल D/U। यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस। 1/U को 1/Fe प्लस 1/V लिख सकते हैं। तो हम सवाल से खेल रहे हैं कि सवाल को सॉल्व कर रहे हैं? बता, हम सवाल से खेल रहे हैं कि सवाल को सॉल्व कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ सवाल को सॉल्व कर रहे हैं कि हम यह समझ गए कि सवाल पूछेगा कैसे? हम यह समझ गए कि सवाल की फ्रेमिंग कैसे होगी। 2 लेंस लिखेगा, दोनों की फोकल लेंथ बताएगा, ऑब्जेक्ट कहां रखा है ये बताएगा, फिर कौन सा एडजस्टमेंट है, नियर पॉइंट है या फार पॉइंट है, उसका मैग्निफिकेशन पूछेगा। अगर तूने मेरी बात अभी ध्यान से सुनी होगी ना 5 मिनट, बस वही है, बस वही है। अगर तूने मेरी बात ध्यान से 5 मिनट सुनी होगी ना, खत्म। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ टेलीस्कोप 60 एंड 50। ऑब्जेक्टिव की फोकस लेंथ 60 सेंटीमीटर और आईपीस की है 5 सेंटीमीटर, यही है। ऑब्जेक्टिव 60, आईपीस 5। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड व्हेन द इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी। भाग बुर्बक डिलीट कर रहा हूं मैं इसको। क्या क्या ये बेइज्जती करा रहा है क्या? अच्छा एक बात बता, तू नोटिस किया होगा ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा रखते हैं और एफई की कम रखते हैं, आईपीस की कम रखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन हमको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और मैग्निफिकेशन होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट FO/FE। FO जितना ज्यादा होगा मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होगा। सर ये बात तो हम नहीं सोचे थे। सोचना,
कब सोचेगा? सोचना, सोच इस बात को। मैग्निफिकेशन क्या एफओ बाई एफई? नॉर्मली तुमको मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए कम? सर ज्यादा चाहिए, इसलिए एफओ ऊपर एफई नीचे रखते हैं। एफओ बोल 60/5 12। बोल नेक्स्ट देख। टेलीस्कोप विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर on a far distance such that parallel rays emerges from eyepiece, then objective should be angle 2 degree, then angular width of the image is क्या है? ये 60 है और फार पॉइंट पे इमेज है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में बोला पैरेलल रेज। पैरेलल रेज मतलब समझते हो? नॉर्मल एडजस्टमेंट। भाई साहब मन कर रहा कच्चा चबा दो इसको। देख मैग्निफिकेशन क्या होता है सर? एफओ बाई एफई इज इक्वल टू, एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या है? थीटा आई बाई थीटा नॉट है, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज। अब एफओ दिया है तेरा 60, ये दिया है 5, ये दिया है 2 और थीटा आई पूछा है 12/5 60, 12 दूना 24, थीटा आई 24। ले हौले हौले सवाल करिया गुरुजी जरा, हौले 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 करिया गुरुजी, हौले हौले। 4 lenses having focal length 15, 20, 150, 250 respectively are provided to make an astronomical telescope। ठीक है, astronomical telescope। then focal length of eyepiece to produce the largest magnification। तो मैग्निफिकेशन होता है एफओ बाई एफई। आईपीस की फोकल लेंथ जितना कम रखेंगे मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होगा, मतलब 15 सेंटीमीटर। गुरुजी जरा हौले हौले, गुरुजी जरा हौले हौले। ले इधर देख 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 देख, आंख खोल के देख, देख इधर। फोकल लेंथ आईपीस का जितना कम मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा, और पूछा आईपीस का है। अगर एफओ बोलता तो एफओ के लिए ये उठाते हैं, एफओ के लिए ये उठाते हैं, आईपीस के लिए कम, एफओ के लिए ज्यादा। देख नेक्स्ट देख। द ऑप्टिकल लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10, नॉर्मल विजन इज 44 सेंटीमीटर। देख सुन 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 सुन। द ऑप्टिकल लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विथ मैग्नीफाइंग पावर, लेंथ तुमको दिया 10 और मैग्नीफाइंग पावर दिया 44, यही दिया हुआ है क्या? जल्दी बता। हाँ सर यही तो दिया हुआ है। देखो ऑप्टिकल लेंथ बोला है 10, मैग्नीफाइंग पावर 44। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव? तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ क्या होगी जरा बताना। किसका बोला है? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या होगा? फिर ये पूछा है तुमसे, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ पूछा है। बोलो क्या होगा, बोलो। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं एक बार। जल्दी बताओ। हाँ ला 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 ला। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो मैग्निफिकेशन होता है एफओ बाई एफई, ज्यादा वाला ऑब्जेक्टिव में रखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेलने की कोशिश किया। सर क्या खेलने की कोशिश किया? मैंने तुम्हें, जो गधे बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज में फंस जाते हैं, उनके लिए ये सवाल मैं जानबूझ के गलत बोला। द ऑप्टिकल लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विथ मैग्नीफाइंग पावर 10, मैग्नीफाइंग पावर 10 है, लेंथ 10 नहीं है। वहां लिखा है ऑप्टिकल लेंथ और यहां लिखा है 10, लेकिन बीच में क्या लिखा है? ऑप्टिकल लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विथ मैग्नीफाइंग पावर 10, मतलब मैग्निफिकेशन उसका 10 है, एफओ बाई एफई 10 है। फॉर नॉर्मल विजन इज 44 सेंटीमीटर, लेंथ 44 है। वैसे भी एफओ प्लस एफई लेंथ होता है, जो तुम्हारा 44 है। एक बात बताओ, कम से कम इतना तो मुंह नाक कान खोल के ध्यान से सोचोगे कि सेंटीमीटर में मैग्नीफाइंग पावर नहीं होता, सेंटीमीटर में तो लेंथ होगा।
और यहां पे यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो ये 10 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है? तो मैं जानबूझ के तुम्हारे साथ खेल रहा था। क्यों? क्योंकि तुम बोलते सर देखो ना, ऑप्टिकल लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विथ मैग्नीफाइंग पावर 10 है, कॉमा दे दिया मतलब 10 है। और ये गलती आप एग्जाम में करते हो फ्रीक्वेंटली। सर क्या? ऑप्टिकल लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विथ मैग्नीफाइंग पावर 10, इतना ही पड़ता है। बोलता है मैग्नीफाइंग पावर लेंथ 10 है। देखो, ऑप्टिकल लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विथ मैग्नीफाइंग पावर इज 10। रे 10 तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया ना, विथ मैग्नीफाइंग पावर 10 फॉर नॉर्मल विजन मतलब पैरेलल रे इज 44 सेंटीमीटर। तो आपको ये दिया है, देखो यहां पे लिखा मैंने, FO प्लस FE तुम्हारा लेंथ है और मैग्निफिकेशन FO बाई FE है। तो दो ऐसे नंबर जिनका सम 44 है और डिवीजन 10 है, क्या हो सकता है? दोनों को जोड़ के 44 आना चाहिए, डिवीजन 10 आना चाहिए। 40 और 4, नहीं तो ऑप्शन से उठा 40 और 4, 40 और 4 का रेशियो देख, FO बाई FE क्या जाएगा 10। देखो 10 आ रहा है, जोड़ोगे तो 40 और 4 44, मतलब ये तुम्हारा 40 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। FO पूछा है तो FO बड़ा होना चाहिए। तुम तो ये जानते हो कि FO ज्यादा होना चाहिए FE से, सिंपल सी बात है। 38% लोग फिर भी सही कर गए। और डी 440 कौन दे रहा था रे? अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहां पे जानबूझ के तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला है, ठीक किया कि नहीं किया? कितने लोग ये गलती कर देते हैं लैंग्वेज पढ़ने में? कितने लोग ये गलती कर देते हैं लैंग्वेज पढ़ने में? ईमानदारी से बताओ। तुम्हारे लिए किया है भाई, अपने लिए नहीं किया है। ये जानबूझ के तुम्हें फंसाया। फोकल लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विथ मैग्नीफाइंग पावर 10, तो फोकल लेंथ ही 10 मान लेते हैं। नहीं, वो मैग्निफिकेशन 10 है, अगले लाइन में फोकल लेंथ 44 थी। और तुम यहां गलती कर लोगे, तुम इस बात को दिल पे लेके मत बैठो। हमें एग्जाम में गलती नहीं करना है, हमें एग्जाम में गलती नहीं करना। चलो देखो, टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव लेंस इतना एंड द आईपीस फोकल लेंथ इतना। टेलीस्कोप यूज्ड टू सी ए 50 मीटर टॉल बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस 2 किलोमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द बिल्डिंग फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस? अब देखो, ये सवाल नहीं स्कैम है, ये सवाल नहीं स्कैम है। और तुम सवाल पढ़ के बताओ इसमें क्या स्कैम है। मैं तेरा कमेंट देख रहा हूं, जो पहले जवाब देगा उसको मिलेगा 10 रुपए का नगद इनाम। देख रहा हूं कौन जवाब देगा, मैं एकदम आंख फाड़ के देख रहा हूं। इसमें स्कैम क्या है बोलो? इसमें सवाल में क्या स्कैम है? और क्या ये सच में टेलीस्कोप का सवाल है? नहीं है टेलीस्कोप का सवाल, मैं बताता हूं, नहीं है टेलीस्कोप का सवाल। पहला वर्ड टेलीस्कोप लिखा है, टेलीस्कोप का सवाल ही नहीं है। पहला वर्ड टेलीस्कोप लिखा है, ये टेलीस्कोप का सवाल ही नहीं है। किसका सवाल है तू बता मुझे। यस, एक बच्चे ने सही जवाब दिया। कहां चला गया वो? कैसे ढूंढूंगा उसको? इसमें स्कैम क्या है? यू नॉट एटिट्यूड, नहीं 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 नहीं। एक ने सही जवाब दिया, वो चला गया, मैं नहीं देख पाया। कंपाउंड नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ही नहीं। यूनिट नहीं, यूनिट का कोई दिक्कत नहीं। माइक्रोस्कोप नहीं, इन्फिनिटी नहीं, सिंपल, कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड। सवाल पूरा नहीं पढ़े हो तुम अभी, सवाल तुम पूरा नहीं पढ़े हो। इन्फिनिटी होगा नहीं, कंपाउंड, एंगल ऑफ विजन कंपाउंड, कंपाउंड कंपाउंड क्या कंपाउंड? टेलीस्कोप है तो कंपाउंड क्या? टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं है ये। अबे टेलीस्कोप तो टेलीस्कोप होगा ना, उसको माइक्रोस्कोप कैसे बनाएगा? लेंस का क्वेश्चन, अभिनव, वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड अभिनव, प्राउड ऑन यू भाई, प्राउड ऑन यू अभिनव, प्राउड ऑन यू, प्राउड ऑन यू। बाकी लोग का भी मैंने नहीं देख पाया, लेकिन एक पकड़ा गया बच्चा अभिनव, प्राउड ऑन यू भाई, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे डैश, एक लेंस है। शुभम, बहुत बढ़िया बेटा। टेरेस्ट्रियल स्कोप, बिल्डिंग हाइट इमेज, वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस का सवाल। अभी देखो ये सवाल नहीं, स्कैम है। अब कैसे स्कैम है, चला इसको समझो। ये कह रहा है कि टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है 200 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका फोकल लेंथ है 200 सेंटीमीटर, एंड आई पीस विथ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। आई पीस है जिसका फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। टू सी ए 50 मीटर टॉल बिल्डिंग, 50 मीटर टॉल बिल्डिंग को देखने के लिए ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट यूज हो रहा है। कितना? 50 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब ये हाइट है 50 मीटर।
ये हाइट है 50 मीटर, जो कि 2 किलोमीटर दूर पर है, 2 किलोमीटर दूर पर है, मतलब यू 2 किलोमीटर, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज बिल्डिंग फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव इसका इमेज कितना बड़ा बनाएगा यही आपसे पूछा है। मतलब आईपीएस क्या कर रहा है, कुछ नहीं, मैग्निफिकेशन पूछा नहीं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या बोल रहे थे बे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की चीजें थोड़ी ना, ये सिंपल एक लेंस का सवाल है, और लेंस में भी एक अगर तू दिमाग लगाएगा तो एक लाइन का सवाल है। क्या, एक बात बता, जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाता है क्या वो डिविएट करता है, नहीं सर डिविएट तो नहीं करता, तो डिविएट नहीं करता मतलब सीधा लाइन जाएगा, सर सीधा लाइन जाएगा, मतलब जितना एंगल यहां पे थीटा बन रहा होगा उतना ही एंगल यहां पे थीटा बनेगा सर, बिल्कुल सर। तो यहां पे tan थीटा क्या लिखोगे, या छोड़ो ये भी मत करो तुम, बोलोगे सर ये क्या नया बता रहा है, नया कुछ नहीं बताऊंगा, सॉरी नया कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल सी बात बता, मैग्निफिकेशन क्या होता है, एफ बटा एफ प्लस यू लेंस के केस में बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज तुमसे पूछा है और हाइट ऑफ इमेज 50 दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज ही तो 50 दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज पूछा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। चलो फोकल लेंथ बोलो, 200 बटा 200 माइनस 2 किलोमीटर, मतलब यहां पे रखोगे माइनस 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, और ये किस में दिया, सेंटीमीटर में दिया है। ओ भाई साहब, तो 2 किलोमीटर और वो सेंटीमीटर में दिया है, तो इसमें एफ तुम जोड़ोगे 200 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर में, फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, चलो देखते हैं। 200 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर, तो ये 2 मीटर, अगर मीटर में देखो तो ये 2 मीटर बटा नीचे 2 माइनस 2000, कितना 2 किलोमीटर है, तो मीटर में आएगा तो 2000 होगा, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब लगभग लगभग ये आ जाएगा 2 बटा 1000, मतलब 2000, मतलब बटा 10 का पावर 3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा 10 का पावर 3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो कितना है, 50 इंटू 10 का पावर 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1000, 50 इंटू 10 का पावर -3, मतलब 5 सेंटीमीटर आएगा क्या, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या। ये देखो, ये तो ऊपर में मीटर, ऊपर नीचे मीटर कट गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किस में रखा है, सेंटीमीटर में, तो ये आएगा तुम्हारा 50 इंटू 10 का पावर -3, 5 सेंटीमीटर भी कैसे आया ये, कुछ गलत किया क्या मैंने, जैसे मीटर से मीटर कट गया 10 का पावर 3 आया, तो ये है तुम्हारा 50 मीटर, अच्छा ये 50 मीटर है, हो अब ठीक है, 50 मीटर है वे, 50 मीटर बटा 10 का पावर 3, मतलब ये है तुम्हारा 50 इंटू 10 का पावर -3 मीटर, अब तो सही है 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। बोलो, अब बताओ ये सवाल है कि स्कैम है, सर ये पूरा का पूरा स्कैम है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं। अच्छा यहां पे हमने कैसे यूज किया, अब 2000 में 2 जोड़ोगे और घटाओगे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, 2000 में 2 जोड़ोगे 2 घटाओगे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, 2000 में 2 जोड़ोगे घटाओगे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। ये देखो नीट 2016 का सवाल है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, टू व्यू द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, कर लोगे क्या, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज objective and eyepiece of focal length 40 and 4 centimeter to view the object 2 centimeter away from the objective, the lens must be separated by a distance, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करोगे, इसमें एडजस्टमेंट बोला है कौन सा है, तो व्यू द ऑब्जेक्ट द लेंस मस्ट, सवाल पढ़ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर एंड आईपीस का है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 200 सेंटीमीटर पे रखा है। सबसे पहले ये देखो इमेज कहाँ पे बन रहा है, सर टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट को 200 सेंटीमीटर पे रख दिया, तो रख दिया। अब देखो सबसे पहले इमेज इसका कहाँ बनेगा, वी नॉट, वो देखो पहले, और नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे जो इमेज बनाएगा वो इसके यूई एफ ई के बराबर होना चाहिए, बस, तो वी नॉट पहले निकाल लो, वी नॉट कैसे निकालोगे, तो देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वी बोलो कितना है, सर वी 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 तो निकालना है हमें,
यू बोलो कितना 200, माइनस 200 रखोगे तो प्लस 1/200 और एफ की वैल्यू रखोगे बटा 40, इसको इधर ले जाओ तो 1/u हो जाएगा 1/40 माइनस 1/200, 200 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 1, u 50 आ रहा है क्या, सॉरी ये v 50 आ रहा है क्या, v है ना रे, v 50 आ रहा है क्या, 50 और 4 आ गए 54, 54 सेंटीमीटर। तुम कर लिए क्या सच में, सच में कर लिए क्या, सच में कर लिए क्या 54 सेंटीमीटर। वी नॉट प्लस एफ ई, वी नॉट तुम्हारा आ गया 50 प्लस डायरेक्टली एफ ई 4, 54 सेंटीमीटर इज करेक्ट। एक बात बताओ मैंने डायरेक्टली एफ ई से क्यों ऐड किया, वी नॉट तो ठीक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसका फोकल लेंथ है तो वी नॉट आ गया, लेकिन मैंने डायरेक्टली एफ ई से क्यों ऐड किया ये बता। सवाल में कहां लिखा है कि एफ ई से ऐड करना है, सवाल में कहां लिखा है कि एफ ई से ऐड करना है, बता कहां लिखा है, सवाल में कहां लिखा है कि एफ ई से ऐड करना है, कम ऑन टेल मी कहां लिखा है सवाल में कि एफ ई से ऐड करना है। कहां लिखा है सवाल में कि एफ ई से ऐड करना है, बोलो कहां लिखा है सवाल में कि एफ ई से ऐड करना है, कहां लिखा है बताओ। नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे मानेंगे, फाइनल इमेज को कहां मानेंगे इन्फिनिटी पे। देखो ये 2016 का सवाल है भाई, ये देखो 2012 का सवाल है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज 9 व्हेन एडजस्टेड फॉर द पैरेलल रेज, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 20 सेंटीमीटर। देखो टेलीस्कोप है तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस हो गया तुम्हारा एफओ प्लस एफई 20 और एफओ बाई एफई तुम्हारा दे दिया 9। तो दो ऐसे नंबर फोकल का नंबर जिसका सम 20 है और रेशियो 9 है, सम 20 रेशियो 9, 10-10 20 आ रहा है लेकिन दोनों का रेशियो 9 नहीं आ रहा है, 15-5 20 आ रहा है लेकिन रेशियो 9 नहीं आ रहा है, 18-2 रेशियो 9 आ रहा है, सम 20 आ रहा है, एकदम सही है। 11-9 का रेशियो आ रहा है, 11/9 गलत है, ये तीसरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे सवाल भी एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत फेवरेट सवाल है। चलो अब एक सवाल की तरफ चलते हैं जो 99% बच्चों ने इस सवाल को छोड़ के आया था, 99.99% बच्चे सवाल को छोड़ के, वो सॉल्यूशन टीचर को भी करने में थोड़ी समस्या हुई, क्यों, क्योंकि एक नया तरह से सवाल पूछ लिया, पहली बार ऐसा सवाल देखने को मिला था। एक होता ना कि देखो जैसे एफओ एफई दे दिया, यू दे दिया, भी पूछा है या लेंथ पूछा है या मैग्नीफाइंग पावर पूछा है, ऐसे सवाल तो बहुत कॉमन होते हैं। लेकिन अगर कोई नया लैंग्वेज ही बना दे, कुछ अजीब सी चीजें पूछ ले, तो उस केस में थोड़ी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है अभी बताता हूं मैं। एक सवाल मान ले तुमसे मैं ऐसा बोलूं कि एक लेंस है, ठीक है, लेंस है और लेंस के वर्टिकल एक्सिस पर ही एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एकदम ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये लेंस कहां बनाएगा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर और इस लेंस का फोकल लेंथ है एफ। अब ये ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा बताओ, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज तो कहीं नहीं बनेगा गुरुजी, ये तो ये ऑब्जेक्ट ही यहां रखा है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, ये यही रह जाएगा। क्या करेगा ये लेंस इसका, तो ऑप्टिकल सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट रख दोगे तो उसका इमेज कहां बनाएगा, वो बोलो कहां बनाएगा उसका इमेज, तो इमेज वही बनेगा जहां पे ऑब्जेक्ट फोकस पे कह रहा है, बेशरम है क्या बे, कहीं नहीं, वर्चुअल फोकस पे। हे प्रभु एक काम करिए, आप एक चीज याद करने की कोशिश करिए, ओ सॉरी, जो आपने पढ़ा था उसको याद करने की कोशिश करिए कि अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दूंगा तो इमेज वही बनाएगा ना यार, चाहे लेंस हो या मिरर हो, कुछ कर ही नहीं पाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी कंसेप्ट को यूज कर लिया उसने लैंग्वेज में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो टेलीस्कोप है सॉरी, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट बता दिया कि नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ कैपिटल एल
इज ड्रॉन ऑन अ इनसाइड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये लिया उन्होंने ऑब्जेक्टिव लेंस, ध्यान से देखिएगा, ये लिया ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये लिया ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर में ही उन्होंने एक लाइन बना लिया जिस लाइन का लेंथ था कैपिटल एल, जिस लाइन का लेंथ था कैपिटल एल। ड्रॉन ऑन इनसाइड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, द आईपीस फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ दिस लाइन। यहां पे आईपीस भाई साहब इसका रियल इमेज कहीं पे बनाए, यहां पे रियल इमेज कहीं पे बनाए, तो रियल इमेज इन्वर्टेड रियल इमेज बनाया, किसने बनाया सर? आईपीस ने। इसकी फोकल लेंथ है एफई, इसकी फोकल लेंथ रही होगी कुछ एफई। द लेंथ ऑफ दिस इमेज इज आई, इसका लेंथ था तुम्हारा सिंपल एल, एल है देखो, ये कैपिटल एल है, ये स्मॉल एल है। मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज, दोनों लेंस के बीच की दूरी बताओ कितनी रही होगी? क्यों? क्योंकि भाई आईपीस तुम्हारा सारा काम कर रहा है, इसके तो सेंट्रल बॉडी पे इमेज ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये तो कुछ करेगा नहीं, इस लेंस का कोई मतलब ही नहीं रहा, इसका इमेज ये यही बनाएगा, हाँ इसका इमेज यही बनाएगा। अब यहां से आईपीस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर? दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस है कितनी? एफओ प्लस एफई। और इस लेंस के लिए इंसिडेंट रे के पीछे जाओगे तो माइनस लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रियल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, तो एक्चुअल में ये तेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। एफओ प्लस एफई क्यों किया? कमेंट बॉक्स, मुझे पता है तुम बी आंसर देख रहे हो गूगल पे टाइप करके, कोई थोड़ी भी शर्म है तुम्हारे अंदर? चल बता तू की कैसे आया अभी? तूने खुद किया है? तूने खुद किया है भी? कैसे है जरा बताना। ना भरोसा उठता जा रहा है। जब ये पहली बार सवाल आया था ना, एक तो 99% बच्चे इसको छोड़ के आए, टीचर से भी पहली बार में नहीं हुआ देख के कि क्या कहना चाह रहा है। हाँ हो गया, बहुत सारे लोगों से हुआ भी, मैं नहीं मना नहीं कर रहा। तो गूगल पे आंसर देख के सीधा कह रहा है बी, इससे क्या मिल जाएगा? मिलेगा क्या बता? नहीं तो कैसे किया बता, बता कैसे किया? मतलब यार ये तो बहुत ही गंदी बात है। वी बाई यू कर दो, इजी है। डैश, सुनना, डैश वी बाई यू कर दो, इजी है। इतना इजी होता ना, इतना इजी होता ना। खैर कोई बात नहीं, तुम अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो बेटा, उससे क्या मिल जाएगा तुम? चलो खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले देखो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट दिया हुआ था, तो ये सोचना पड़ेगा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है कि दोनों लेंस के बीच में दूरी हो जाएगी एफओ प्लस एफई। ठीक है सर, दोनों लेंस के बीच में जो लेंथ है वो एफओ प्लस एफई हो जाएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में, वो तो समझ आ गया। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि इस लेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ये लेंस तो कुछ करेगा नहीं, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ये फायदा। अच्छा हाँ ओके सर समझ गया। इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे फाइनल इमेज बना रहा है आईपीस, ये वी हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं एफ बटा एफ माइनस यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। ये किसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है? लेंस का, आईपीस के लिए लगा रहा हूं, फॉर आईपीस। अभी मैंने कोई टेलीस्कोप की बात नहीं करी है, मैं सिंपल आईपीस के लिए लगा रहा हूं। तो ठीक है, सिंपल आईपीस के लिए तो फॉर्मूला आपने सही लिखा है। ठीक है, एफ एफ प्लस यू होता है, गलत लिखा था, एफ प्लस यू। तो ये हो गया तुम्हारा एफ ई, आईपीस का फोकल लेंथ, आईपीस के लिए लगा एफ ई बटा एफ ई माइनस ये आ जाएगा एफओ प्लस एफ ई, एफओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एल और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैपिटल एल। ये आ गया। हाँ सर, यहां पे ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बना आपका एफ ई बटा सिंपल एफ ई माइनस एफओ माइनस एफ ई इज इक्वल टू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। यहां से आपका माइनस एफ ई से प्लस एफ ई कट गया, तो ये आया एफ ई बटा एफओ विथ निगेटिव साइन इज इक्वल टू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। तो ये एफओ बाई एफ ई का रेशियो आ गया। ठीक है, ये एफओ बाई एफ ई का रेशियो आ गया सर। ठीक है, अब ये पूछा है मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, इसके मैग्निफिकेशन का मतलब नहीं, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है एफओ बाई एफ ई। ये ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा रहता है एफओ बाई एफ ई, और यहां पे हमने क्या निकाला है? एफ ई बाई एफओ, तो इसका उल्टा कर दो, ये आ गया तुम्हारा एफओ बाई एफ ई। एफओ बाई एफ ई आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल एल बाई स्मॉल एल, ये तुम्हारा कैपिटल एल बाई स्मॉल एल आंसर है। सेकेंड,
अब समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आगे कि हाँ सच समझ में आया कि एक्चुअल में ये लेंस तो कुछ करेगा नहीं, तो यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ये आपका FO प्लस FE नेगेटिव साइन के साथ, और सिर्फ आईपीस ही यहां पे काम कर रहा है, इमेज बना रहा है। तो सिर्फ एक लेंस के लिए, ये भी एक स्कैम है, सिर्फ एक लेंस के लिए हमने आईपीस के लिए मैग्निफिकेशन लिखा है फोकस बटा फोकस प्लस यू बराबर HI/HO। इसकी फोकस क्या FE प्लस होता है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का, तो FE माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस यू है, यहां पे माइनस रखेंगे क्योंकि एक्चुअल में ये यू की वैल्यू -FO/FE है, तो -FO/FE, ये -FO माइनस FE प्लस FE कट गया, तो FE/FO आ गया यहां पे, जो कि स्मॉल l बाई कैपिटल l था। तो FO/FE हमारा FE/FO आ गया ये। और टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन, ये टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है FO/FE या FE/FO, तो उल्टा करेंगे तो कैपिटल L बाई स्मॉल l। सर ये 2 लाइन का सवाल है, देखो ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन का है। अब 3 लाइन का जब सवाल ये था तो नीट में बच्चे कर क्यों नहीं पाए? बोलो, नीट में बच्चे कर क्यों नहीं पाए? उनको क्या दिक्कत हुई होगी? भाई ये तो सॉल्यूशन किया तो तुमको समझ में आ गया कि अच्छा ऐसे करना। उनको पहली बार में क्लिक नहीं किया यहां पे ऑब्जेक्ट रखने का क्या मतलब, पहली बार में ये क्लिक नहीं किया यहां पे ऑब्जेक्ट रखने का क्या मतलब। सोचने वाली बात है गुरुजी, यहां पे ऑब्जेक्ट रखने का क्या मतलब। दूसरी बात, उनको ये क्लिक नहीं किया कि अकेला सिर्फ आईपीस ही इमेज बना रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आईपीस से अगर इमेज बना रहा है तो आईपीस के मैग्निफिकेशन से सॉल्व होगा। उनको कैसे समझ में आएगा कि आईपीस का मैग्निफिकेशन मैं लिखूं? उसको तो ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये कहीं इमेज बना एल हाइट का, वो तो वी के कैलकुलेशन पे जा सकता था, इमेज बना कहां है वो देखे, तो यूई पता है तो वी निकाला तो फिर मैग्निफिकेशन V/UE कर लेता, पता नहीं कुछ भी कर सकता। लेकिन एक लेंस के मैग्निफिकेशन के लिखते ही हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है आईपीस ने जो इमेज बनाया है। आईपीस ने इमेज बनाया, उसका इमेज डिस्टेंस L, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैपिटल है, यहां पे रखा, यहां पे रख दिया, यहां से फट से सॉल्व होके तुम्हारा आंसर आ गया। यही चीज करना है, वो लैंग्वेज में फंसे है नहीं कुछ खास, ठीक है नहीं कुछ खास, लेकिन सवाल मजेदार है। तो आईपीस का निकाल लिया हमने, तो आईपीस से हमें FE/FO आ गया। अब ये टेलीस्कोप कुछ कर नहीं रहा है। अब सुनना, जैसे टेलीस्कोप कहां यूज गया इन्फिनिटी के इमेज को देखने के लिए, सिंपल टेलीस्कोप रख दिया, इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो घुमा के, टेलीस्कोप का कोई काम नहीं है, ये काम नहीं किया, सिर्फ ये काम किया, एक लेंस काम किया, लेकिन मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का डेफिनेशन यूज किया FO/FE। ये पूछा तुमसे, क्लियर? मैग्नीट्यूड लिख लिया, माइनस की कोई नीड नहीं है, मैग्नीट्यूड लिख दे। रेनबो देखा है क्या आपने? रेनबो कभी देखा है क्या? रेनबो कब दिखाई देता है? सर बारिश जब हो जाती है तब रेनबो दिखाई देता है। तो बारिश जब हो जाती है तो रेनबो क्यों दिखाई देता है? बारिश के बाद इन्वायरमेंट में वाटर ड्रॉपलेट्स फंसे हुए होते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट क्या होते हैं? फंसे हुए होते हैं, ठीक है। उस वाटर ड्रॉपलेट में जब रे पास करता है तो एक लेंस की तरह बिहेव करता है, उससे रिफ्रैक्शन हो जाता है और डिस्पर्सन होता है तो दिखता है। जैसे मान लो ये सन है और ये ड्रॉप है और तुम यहां से देख रहे हो, है ना, रेन ड्रॉप फंस गया, तो क्या मुझे रेनबो दिखाई देगा? ये सन है, मान लो दोपहर का टाइम है या सुबह का टाइम या शाम का टाइम, कुछ भी सन है, ड्रॉप है, तुम यहां से देख रहे हो, क्या मुझे रेनबो दिखाई देगा? बोलो, क्या मुझे रेनबो बनता हुआ दिखाई देगा? रेनबो बनता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। रेनबो हमें तब दिखाई देता है जब हम सन के अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। सन के डायरेक्शन में देखेंगे रेनबो कभी दिखाई नहीं देगा। सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो दिखता है, अगर सन ईस्ट में है तो आपको वेस्ट में देखना पड़ेगा, इधर देखो रेनबो कहीं दिखाई देगा। अगर सन तुम्हारा ईस्ट में है तो वेस्ट में देखो, अगर सन वेस्ट में है तो ईस्ट में देखो। क्यों? क्योंकि जब इधर देख रहे हो तो मान लो यहां पे जो लाइट आया उसका डिस्पर्सन हुआ, और डायरेक्ट लाइट भी तो आ रहा होगा, डायरेक्ट लाइट इसके आंखों तक नहीं पहुंचेगा। अबे ड्रॉप इतना बड़ा थोड़ी ना होता है, ड्रॉप तो ये होगा। करा सर लाइट आंख तक कैसे पहुंची गुरुजी? ये तो देखा ड्रॉप इतना बड़का बा। अबे इतना बड़का ड्रॉप कहां बनता है बे? ड्रॉप तो ये बनेगा। तो मान ले यहां पे लाइट थोड़ा रिफ्रैक्शन हुआ, डायरेक्ट भी तो इसके आंखों तक लाइट पहुंच जाएगा, तो ये तो चौंधिया जाएगा, खत्म। इस इतना ज्यादा लाइट डायरेक्ट सन से आएगा, ये डिस्पर्सन वाला लाइट कोई इमेज नहीं बना पाएगा। तो नीट का पूछा हुआ सवाल है ये, मजाक नहीं कर रहा हूं, नीट का पूछा हुआ सवाल है कि रेनबो कब दिखता है? जब हम सन से अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं।
डायरेक्ट सन की तरफ देखेंगे तो आंख चौंधी आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? तो बात में दम है। चलिए जल्दी बताइए, अटोरा मचल गया कि नहीं आपका? क्या आपका अटोरा मचल गया? अब देखिए ये सन भाई साहब है, ये सन भाई साहब है। यहां पे एक ड्रॉप बना लेता हूं, हालांकि इतना बड़ा ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन समझने के हिसाब से ड्रॉप बना लेता हूं मैं। चलो ये ड्रॉप बना लिया मैंने, ठीक है, ये ड्रॉप बना। अब यहां पे क्या हुआ, व्हाइट लाइट सन से गया, इस पर पड़ा, ऐसे व्हाइट लाइट पड़ा। अब जैसे ही व्हाइट लाइट सन से पड़ा तो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। हाँ, तो ये क्या हो गया, 7 कलर के कॉम्बिनेशन जब ये अंदर गया तो मीडियम चेंज हुआ। मीडियम जब चेंज होता है तो हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। हाँ सर, अलग अलग होता है। जैसे VIB GYOR, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो डेविएशन भी घटेगा, डेविएशन भी घटेगा। तो रेड का कम डेविएशन होगा। तो जब व्हाइट लाइट आया तो रेड थोड़ा कम नॉर्मल के पास आएगा, और आपका यहां से वायलेट, वायलेट कलर कैसा होता है यार, वायलेट में नहीं समझ पाता हूं कैसा होता है, वायलेट कलर कैसा होता है, जरा देखता हूं। VOILET, वायलेट कलर, वायलेट नहीं वायलेट, बैगन कलर। अच्छा ऐसा होता है वायलेट, जरा बनाओ। ये वॉयलेट है, अच्छा ये वॉयलेट है। तो वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, ये वॉयलेट। बीच में आपका ग्रीन ब्लू सब ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब जब यहां पे लाइट यहां पे आया तो यहां पे हुआ क्या, ये तो नॉर्मल है, तो यहां पे हुआ व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट किया तो यहां पे हुआ रिफ्रैक्शन। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्सन। डिस्पर्सन यहां पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्सन। फिर जब बारी आई वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकलने की, इसको मैं इस कलर से बना देता हूं थोड़ा, वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकलने, तो वाटर ड्रॉपलेट से जैसे ही बाहर निकला तो यहां पे हो गया जस्ट TIR। क्या आपने सुना है कि रेनबो TIR की वजह से होता है? सुना है या जानते हो तभी टिक करना, नहीं तो नो टिक करना। रेनबो, कॉज ऑफ रेनबो, कॉज ऑफ रेनबो इज TIR। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखो, क्योंकि ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट फैल जाएगा तो रेड एंड वॉयलेट के बीच में बहुत सारे कलर बनेंगे, तो सारे कलर यहाँ पे जाके इस रीजन में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर पीछे आएगा, तभी तो तुम यहाँ से देखोगे, तुम्हारी आंखों तक आएगा। मैं ऐसा बता रहा हूं, ऐसा होता है, ठीक है, ये आंखों तक आएगा। अब दूसरी बात ये कि क्या आप जानते हो या सुना है नो TIR? क्या आप जानते हो, पढ़ा है या सुना है कि कॉज ऑफ रेनबो इज TIR? ठीक है, ठीक है, यस और नो में जवाब देंगे फटाफट। कॉज ऑफ TIR कहां सुना है, कहां पढ़ा है, ये भी बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ भी रहे हो अच्छे से, आप एक सुने हो। कॉज ऑफ रेनबो इज TIR, क्योंकि यहां से हुआ डिस्पर्सन, यहां पे हुआ डिस्पर्सन, और यहां पे जो लाइट आया है, यहां पे जो पड़ा है, उसके बाद होगा इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जानते हो कि आप 10th क्लास में, यस 10th क्लास में, यस 10th क्लास में, 10th क्लास के नोट्स में पक्का ये लिखा हुआ है, 10th क्लास के नोट्स में पक्का ये लिखा हुआ है ना, जानते हो कि TIR होता है। अरे यार, पक्का, पक्का TIR यहां पे नहीं होता है, नो TIR। और ये तो मैंने लिखा हुआ है, देयर इज नो TIR, बोर्ड पे लिखा हुआ है। और अगर 10th क्लास में तुमने TIR लिखा है तो जाके आज नोट्स खोलना, उसमें देखना और वो नोट्स को फाड़ देना, नो TIR। तो 40% लोगों ने ये बोला कि हम जानते हैं सर TIR होता है, हम जानते हैं सर TIR होता है। और इसमें से जो 60% लोग हैं ना, वो ये देख चुके थे, इसलिए बोले नहीं नहीं सर जी, ऊपर तो नो TIR लिखा है मास्टर। और बड़े आश्चर्य की बात है कि गूगल पे भी और कई किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि रेनबो फॉर्मेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है, TIR से होता है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वहां पे थोड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई यही बताते हैं। TIR के लिए एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल डिफाइन करते हैं, हाँ क्रिटिकल एंगल डिफाइन करते हैं। अब
वाटर और एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। जब लाइट यहां से गिरा, रिफ्रैक्ट होकर यहां पे पहुंचा, ये तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल कभी 42 डिग्री पर पहुंच ही नहीं पाता है। ये चाहो तो मैं 1.5 पेज का प्रूफ है, मैं करा दूंगा, लेकिन ये साफ साफ लिखा हुआ है कई अच्छी किताबों में, जैसे एससी वर्मा में आप पढ़ेंगे, एससी वर्मा में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ अच्छी किताबों में कि एक्चुअल में वाटर से एयर, रेन ड्रॉप मतलब वाटर हुआ, वाटर से एयर में जाने के लिए जो क्रिटिकल एंगल आता है 42 डिग्री आता है। और चाहे तुम इस स्फेरिकल ड्रॉप में किसी भी एंगल पे घुस के जब बाहर निकलोगे तो यहां पे ये 42 डिग्री पर इंसिडेंट ही नहीं कर पाए, तो यहां पे टीआईआर नहीं होगा। और तो फिर होता क्या है, एक बच्चा कह रहा है रक्षा सर ने बताया था कि टीआईआर नहीं होता। वेरी गुड, बिल्कुल बताया होगा, सही बताया होगा सर ने, क्योंकि एक्चुअल में टीआईआर नहीं होता। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। यहां पे बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अकर, बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अकर, मतलब लाइट आगे भी जाती है और पीछे भी वो होती है, क्या होती है, अरे यार, पीछे भी आती है। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है, तो होता है यहां पे रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, और यहां पे आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन भी होता है, वहां इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि लाइट किसी भी बाउंड्री पे पड़ती है तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ रिफ्रैक्ट होता है, तो दोनों होगा यहां पर। लेकिन रिफ्रैक्शन से तो लाइट आगे चला गया, उससे तो हमें मतलब है नहीं। जो रिफ्लेक्ट होगा वो यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, और ये भाई साहब ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे। अब यहां पे तुम मान लो खड़े, तो जो रेड है उसका फिर से यहां पे होगा रिफ्रैक्शन, एयर से बाहर आएगा, तो रेड तुम्हारा बाहर आके कुछ अगर देखोगे नॉर्मल से इस लाइन से इस लाइन पे ना जाके नॉर्मल से थोड़ा दूर इधर आता हुआ दिखाई देगा। मतलब रेड जो तुम्हारा बनेगा, रेड तुम्हारा बनेगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद, ये रेड कुछ इस लाइन पे आएगा, और आपका बैगन कलर इसे इस लाइन पे आएगा, और बीच में ही आपको सारे कलर दिखाई देंगे। तो ऑरेंज आएगा तुम्हारा यहाँ पर, वॉयलेट के पास ऑरेंज कहीं यहाँ पे होगा, ये ऑरेंज होगा। उसके बाद होगा तुम्हारा येलो, येलो यहाँ पर होगा, ऐसे ही आएगा, जैसे देखो ये येलो आया यहाँ पर, फिर आया यहाँ पे, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगा येलो। फिर तुम्हारा आएगा ब्लू, देखो ब्लू, ब्लू, फिर वो ग्रीन एंड ऑल, ये तुम्हारा रेनबो बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये सारे कलर आपकी आंखों तक पहुंचेंगे और आपको रेनबो दिखाई देगा। इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री रेनबो। डिग्री का मतलब है यहाँ पे परफॉर्मेंस की, पहला रेनबो बना है, उसमें जो रेड कलर है वो आपको नीचे दिखाई देगा, और आपको विवग्योर कलर मतलब बैगन कलर ऊपर दिखाई देगा। बैगन कलर के बाद आपका ये होगा ऑरेंज, ऑरेंज, फिर होगा आपका ब्लू, फिर होगा ब्लू, फिर होगा ग्रीन, फिर होगा ग्रीन, इस तरह के। नहीं, रेड के पास ऑरेंज होता है ना, ओहो हो गलत बना दिया, रेड के पास ऑरेंज होगा, ये ऑरेंज, फिर येलो, फिर येलो यहां बना देता हूं। ऑर्डर गड़बड़ होगा तो खुद ठीक कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बीच वाला पूछते भी नहीं। तो रेड खराब पड़े, चल मैं फिर बनाता हूं। ये मान ले येलो है, येलो के नीचे तुम्हारा ऑरेंज है, येलो के नीचे ऑरेंज है, उससे नीचे तुम्हारा रेड है, उससे नीचे तुम्हारा रेड है, उसके ऊपर तेरा ग्रीन है, उसके ऊपर तेरा ग्रीन है, ग्रीन से ऊपर ब्लू है, ग्रीन से ऊपर ब्लू है, ब्लू से ऊपर इंडिगो है, और उसके बाद तुम्हारा बैगन कलर है। ये बैगन कलर, इसमें रेड सबसे नीचे दिखाई देगा और वॉयलेट सबसे ऊपर दिखाई देगा। देखो यहां से देखो, देखो इसको वॉयलेट यहां दिखाई दे रहा है, रेड यहां दिखाई दे रहा है, रेड नीचे बनता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा कि सर यहां पे रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन भी तो होगा। सर हाँ सही बोल रहे हो, रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन दोनों होगा। तो ये वॉयलेट आपका कहीं यहां जाएगा, वॉयलेट से बना लेता हूं, ये वॉयलेट कहीं मान लो आपका यहां जाएगा, और रेड आपका फिर कहीं यहां पहुंचेगा। अब यहां से ये नॉर्मल प्लॉट करोगे, ये नॉर्मल कुछ ऐसे प्लॉट करोगे, तो ये लाइट यहां से फिर से रिफ्रैक्ट होके कुछ इस तरीके से आता है ऊपर में ऐसे, और ये वॉयलेट तुम्हारा नीचे आता है। ये जब तुम्हारी आंखों में पहुंचेगा ये उल्टा रिवर्स हो गया, इसको कहते हैं 2 डिग्री रेनबो। 2 डिग्री रेनबो में ऑर्डर उल्टा हो जाता है, बस इतना याद रख, 2 डिग्री रेनबो में ऑर्डर उल्टा हो जाता है। ऑर्डर उल्टा हो जाता है कहने का मतलब ये रेड तुम्हारा सबसे ऊपर बनेगा, फिर तुम्हारा बनेगा ऑरेंज, फिर तुम्हारा बनेगा ऑरेंज, फिर तुम्हारा बनेगा येलो, फिर तुम्हारा बनेगा ग्रीन, फिर तुम्हारा बनेगा ग्रीन, फिर तुम्हारा बनेगा ब्लू, फिर तुम्हारा बनेगा वॉयलेट, वायलेट, और फिर तुम्हारा बनेगा बैगन। अच्छा, ये 2 डिग्री रेनबो।
ये 2 डिग्री रेनबो। अब जल्दी बताओ, क्या इसमें TIR होता है? नहीं, इसमें TIR नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? डिस्पर्सन प्लस रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, ये होता है इसमें। इसमें ये होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नो TIR, देयर इज इंटरनल रिफ्लेक्शन, देयर इज इंटरनल, टोटल इंटरनल नहीं, पूरा का पूरा लाइट नहीं जाता, रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये क्लियर? क्लियर? मेड इजी में अपोजिट तो हो सकता है बेटा, प्रिंटिंग एरर हो गया होगा, कुछ गड़बड़ हो गया। ये सही है बेटा, मैंने सही लिखा। एक कह रहा है कि स्ट्रेट क्यों नहीं होता है? जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस पे लेयर दिखाई देता है, इसलिए स्ट्रेट नहीं होता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, फ्लैट सरफेस से थोड़ी ना हो रहा है। फ्लैट सरफेस हो तो सीधा दिखाई देगा, खुद ही टेढ़ा है ना, ये सरफेस ही टेढ़ा है ऐसा। अच्छा, इसमें कितने तरह के मतलब 3 तरह के मेन सवाल बनते हैं इसमें। वो 3 सवाल क्या हो सकता है? ये हम किस डायरेक्शन में देखेंगे तो रेनबो दिखाई देगा। फर्स्ट ऑर्डर रेनबो में कलर का ऑर्डर क्या होता है? रेनबो किस वजह से होता है? ये 3 सवाल आपसे पूछ। ठीक है, क्लियर? अब एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, स्कैटरिंग, वो समझ लेते हैं कि स्कैटरिंग क्या होता है, वो समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्कैटरिंग क्या होता है? छोटा सा एकदम टॉपिक है इसमें, स्कैटरिंग थोड़ा समझते हैं। स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग क्या होता है? जैसे मान लो कि बहुत सारे पार्टिकल सीधा जा रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल सीधा जा रहे हैं, एक आदमी वहां पे बैठा हो, वो पार्टिकल को पकड़ के और इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में फेंक दे, इसी को कहते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का फेनोमेना समझना सभी लोग थोड़ा ध्यान से, कि मान लो कि बहुत सारे पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे। ये पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं, ये पार्टिकल देखो ऐसे चल रहे हैं, फिर ये पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं, फिर यही पार्टिकल इसी तरीके से ऐसे चल रहे हैं। बहुत सारे पार्टिकल वी वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रहे हैं। यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट हो या आदमी बैठा हो जो इन पार्टिकल को पकड़े और पकड़ने के बाद रैंडम इधर उधर फेंक दे। रैंडम इधर उधर मतलब ये भाई साहब ने इसको पकड़ा और ऊपर फेंक दिया, इन भाई साहब ने इसको पकड़ा, ऐसे लाया और ऐसे फेंक दिया, नीचे फेंक दिया। समझो इस बात को, समझो इस बात को, मतलब इसको पकड़ के रैंडम इधर फेंक दे, 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 इधर उधर फेंकने लगे, पीछे फेंक दे, ऐसे। इसको कहते हैं स्कैटरिंग। मतलब ये क्या करता है कि पार्टिकल जो एक डायरेक्शन में चल रहा हो तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में मीट कर देता है। तो ये कौन करता है? ये करता है इन्वायरमेंट का डस्ट पार्टिकल। जैसे मान लो कि सन से लाइट आ रहा है, सन से लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, लाइट में अलग अलग कलर के वेवलेंथ होंगे, पार्टिकल नहीं होगा, वेवलेंथ होगा। अब डस्ट पार्टिकल क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और डस्ट पार्टिकल रैंडम डायरेक्शन में ऑसिलेट करके हर डायरेक्शन में लाइट को इमिट कर लेता है। और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होता है? तो ऑर्डर ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होता है जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, मतलब ब्लू का स्कैटरिंग ज्यादा होता है रेड के कंपेयर। ये कहां से आया सर? ये ऑब्जर्व्ड फेनोमेना है, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया कि रेड कलर को छोड़ा, ब्लू कलर को छोड़ा, तो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसका होता है, ये हमने देखा। तो देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रोसेस इन विच मीडियम पार्टिकल एब्जॉर्ब लाइट एंड री इमिट इन ऑल डायरेक्शन। मान लो कि लाइट रे ऐसे आ रही, लाइट रे ऐसे आ रही, ये लाइट रे मान लो, ये लाइट रे। अब ये लाइट रे ऐसे आ रही है, हाँ आ रही है, आने दो लाइट रे आने दो, लाइट रे ऐसे आई। यहां पे जो मीडियम पार्टिकल है उस लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया और ऑब्जॉर्व करने के बाद लाइट को चारों ही डायरेक्शन में मीट कर दिया। अच्छा, इसको कहते हैं अपन, हाँ इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं, ये चारों डायरेक्शन में लाइट इमिट करने लगे। कौन? मीडियम पार्टिकल। और जो ऑर्डर ऑफ स्कैटरिंग होता है, ऑर्डर ऑफ स्कैटरिंग, ऑर्डर ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। ऑर्डर ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो आप देखेंगे वी आई बी जी वाई ओ आर, आगे जाएंगे वेवलेंथ इंक्रीज होगा। इवन लेमडा का पावर 4 आता है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन अपने 4 से क्या है, लेमडा बढ़ेगा तो स्कैटरिंग घटेगा। तो ब्लू कलर सफर मोर स्कैटरिंग देन
स्कैटरिंग देन रेड कलर। अब सुबह के टाइम में आपको कलर ब्लू क्यों दिखता, नहीं रेड क्यों दिखता है सुबह के साथ? ड्यू टू स्कैटरिंग रेड स्काई इन द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। तो सनसेट और सनराइज में आपको कलर रेड क्यों दिखता है? कलर रेड क्यों दिखता है? क्योंकि सनसेट और सनराइज में सन बहुत दूर होता है। अच्छा, सन इज एट फार डिस्टेंस, सन बहुत दूर है। अब तुम कह रहे हो कि ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज्यादा हुआ, तो ब्लू कलर वहां पे कलर को एब्जॉर्ब करके स्कैटर कर दिया, मतलब फैला दिया, और रेड कलर की स्कैटरिंग हुई नहीं, मतलब रेड कलर क्रॉस करके तुम्हारी तक पहुंच गया। इसलिए डे टाइम में, सॉरी सनसेट में और सन टाइम में, सनसेट में और सनराइज में, मॉर्निंग में और शाम को आपको रेड कलर दिखाई देता है। लेकिन अब दिन में देखोगे, इन डे टाइम, इन डे टाइम कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। वाई? उल्टा हो जाता है, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। वाई? तो देखो यहां पे क्या है, ये सन है, सन जस्ट तुम्हारे ऊपर होता है, सर के ऊपर होता है। हाँ, अब क्या हुआ कि सन से जो लाइट निकला उसमें ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा, सर वॉयलेट की ज्यादा होगी ना? हाँ, वॉयलेट का विजिबिलिटी इतना क्लियर नहीं होता, इंडिगो और वॉयलेट का, तो ब्लू का ज्यादा विजिबल होता है, ठीक है ना? तो ब्लू कलर क्या करता है कि ब्लू कलर आसमान में फैल जाता है स्कैटरिंग की वजह से, और रेड कलर तुम्हारी आंखों तक ऐसे पहुंच जाता है। तो रेड कलर तो नीचे आ गया, और आसमान को देखोगे तो आसमान में ब्लू कलर तुमको फैला हुआ दिखाई देगा, ऐसे रैंडम। तो इसलिए दिन में आपको सन नियर होता है और उसमें ब्लू का स्कैटरिंग ज्यादा होता है, विजिबिलिटी ब्लू की ज्यादा होती है, तो आसमान आपको ब्लू दिखता है, आसमान आपको ब्लू दिखता है। दिन में क्या होता है कि सन दूर होता है, तो स्कैटरिंग तब भी ब्लू का ज्यादा हुआ, लेकिन दूरी में ब्लू फैल के उधर ही रह गया, रेड तुम्हारी आंखों तक। दिन में भी सर रेड पहुंचेगा, दिन में रेड पहुंचेगा, लेकिन ब्लू तुमको पास में फैला हुआ दिखेगा। तो दिन में ब्लू, सुबह शाम रेड, दिन में ब्लू और सुबह शाम रेड, दिन में ब्लू और सुबह शाम रेड, दिन में ब्लू और सुबह शाम रेड। क्लियर? और रात में डार्क, खत्म, रात में डार्क। समझ में आया? ठीक है, तो आज रे ऑप्टिक्स तुम्हारा यहाँ पे खत्म हुआ। देखो बेटा, मैंने बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं मचाई, मैं चाहता तो तुमको ये होमवर्क देके होमवर्क सॉल्यूशन बाद में रिकॉर्ड करके दे देता, लेकिन आप उस प्रेशर के साथ, इंटरेक्शन के साथ सवाल करना नहीं सीख पाते। देखो, होमवर्क भी अगर मैं तुमको दे देता, तुम घर पे जाके सवाल करते, लेकिन वो जो एटीट्यूड, अप्रोच जो डेवलप करने वाली बात है ना, वो नहीं होती तुम्हारी। तो एंड में आके क्या मैं और थोड़ा स्लो हो गया हूं? मैं तुम्हारा प्लानर देख रहा था कि मैं देखता हूं यार मैं कितना पीछे हूं, कितना आगे हूं। एक लेक्चर पीछे चल रहा हूं मैं, सिर्फ एक लेक्चर, सिर्फ एक लेक्चर पीछे चल रहा हूं मैं। अगर आपने सॉल्यूशन देख लिया है, नहीं भी देखा है कोई दिक्कत नहीं, असाइनमेंट 50% भी है कोई दिक्कत नहीं, 40% किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असाइनमेंट करने की आपने कोशिश करी है और आपने असाइनमेंट किया है सॉल्व, 10 ही क्वेश्चन हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई किया है, असाइनमेंट किया है, सॉल्यूशन देखा है तो यस, और नहीं बिल्कुल ही नहीं देखा है तो नो। और मौसी कसम है सही बताना, सभी लोगों को मौसी कसम है सही बताना, ईमानदारी से। तुमने ट्राई किया अगर 10 क्वेश्चन तो यस करना, 10 ही क्वेश्चन भी ट्राई किया तो यस करना, सॉल्यूशन देख लिया यस करना, ठीक है? बताओ कितने लोगों ने किया है? और देखो, तुम्हारे प्लानर से सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक लेक्चर पीछे, सिर्फ एक लेक्चर, कभी एक लेक्चर तुम्हारा और वो मैं एक लेक्चर पीछे हूं जब मैं बहुत कंफर्ट चल रहा हूं। थोड़ा भी अगर मैं भगाया होता तो आज मैं वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका होता, मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है? नहीं पढ़ा है। मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराए, 15 क्वेश्चंस कम से कम कराया होगा। एक क्लास में 15-20 क्वेश्चन कराना और समझाना बड़ी बात होती है। फिर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, स्कैटरिंग, रेनबो फॉर्मेशन, ये सारी चीजें बताई। तो भाई अगर मैं अभी भगा दिया ना तो तुम निपट जाओगे। और जनरली 99% जगह पे ये होता है, शुरुआत में धीरे, बाद में फास्ट। मैं अभी एकदम स्लो चल रहा हूं, चाहे एक वीक अपना सिलेबस लेट कवर होगा,
1 वीक अपना लेट कवर होगा, लेकिन तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। 50% लोगों ने देखा है, बहुत बढ़िया बेटा, मेहनत करो इसी तरीके से। और भी असाइनमेंट में बना के आपको देता हूं। अभी सिलेबस पे भी कंप्लीशन पे ध्यान दो, बाकी अभी सिलेबस जब कंप्लीट होगा तो और भी बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा मुझे भी और तुम्हें भी। फिर हम खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलो तुम्हारी लेक्चर है अभी, चलो ठीक है, हम बाद में करते हैं। यहाँ पे हम वेव ऑप्टिक्स शुरू करने वाले हैं। अब वेव ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट 2-3 बातें बस बता देता हूँ, क्योंकि लेक्चर वेव ऑप्टिक्स है, वेव की बात ना हो तो गड़बड़ हो जाएगी। वेव ऑप्टिक्स में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। लाइट एक्चुअल में ट्रांसवर्स वेव होता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है? ईएम वेव में तूने क्या पढ़ा था? लाइट ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है? सोचो क्या पढ़ा था तूने? लाइट को ट्रांसवर्स वेव बोला था, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला था, मैकेनिकल बोला था, नॉन मैकेनिकल बोला था? लाइट को चलने के लिए मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? ये 2-3 बातें बताई थी ना, ये 2-3 बातें बताई थी ना। अब यहाँ पे ध्यान से मुझे बताओ क्या बताई। लाइट मैकेनिकल है कि नॉन मैकेनिकल? ये समझते हो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल वेव वो होता है जिसको मीडियम चाहिए होता है, नॉन मैकेनिकल वेव वो होता है जिसको मीडियम नहीं चाहिए होता है। तो लाइट को कौन सा वेव बोला था? बिल्कुल सही बोल रहे हो, ट्रांसवर्स वेव बोला था, ट्रांसवर्स वेव, और नॉन मैकेनिकल बोला था। आज हमारा यही पे इसी चीज की एक्सेप्टेंस है कि लाइट इज अ ईएम नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। ये पढ़ा था, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन मैकेनिकल, मतलब उसको मीडियम नहीं चाहिए लाइट को, तभी तो इंफिनिटी से अर्थ तक पहुंच जाता है आराम से। नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, यही पढ़ा है। एक्चुअल में लाइट यही होता है, एक्चुअल में लाइट यही होता है, ठीक है, एक्चुअल में लाइट यही होता है। क्या होता है? नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स। लेकिन जो वेव ऑप्टिक्स आप पढ़ने वाले हो वो इन सभी थ्योरी के डेवलपमेंट के बहुत पहले आ गया था, 17वीं सेंचुरी में, मतलब 1700 सेंचुरी में। और उस समय हाइजन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट को लॉन्गिट्यूडनल नॉन मैकेनिकल वेव माना था। नॉन मैकेनिकल मतलब मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने मैकेनिकल माना था और लॉन्गिट्यूडनल माना। बट इन वेव ऑप्टिक्स बी कंसीडर लाइट एज अ मैकेनिकल, मतलब इसको मीडियम चाहिए, मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव ये माना था, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। वेव ऑप्टिक्स में हम ये मान के चलेंगे सर, लेकिन ये सही तो नहीं है, नहीं तो गलत प्रूफ होता तो बहुत टाइम लग गया। जबकि यहाँ पे कुछ फिनोमेना ऐसी आई जो इससे एक्सप्लेन हो रहा था तो हाइजन ने कर दिया, तो इसका मतलब गलत पढ़ लेके चलेंगे? हाँ गलत पढ़ेंगे। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ गलत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाइट को हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल मतलब मीडियम में चलने वाला लॉन्गिट्यूडनल वेव मान के चलेंगे। मीडियम में चलने वाला, अरे क्या आ गया, मीडियम में चलने वाला मैकेनिकल वेव मान के चलेंगे। सर क्या बात कर रहे हो? सही बात कर रहे हो। रीजन मैकेनिकल वेव मान के भी सारी फेनोमेना जो इंटरफेरेंस वगैरह होता है वो एक्सप्लेन हो गया था। कौन एक्सप्लेन कर दिए थे? हाइजन एक्सप्लेन कर दिए थे, बाई हाइजन। तो हाइजन ने पहले लाइट को मैकेनिकल मतलब मीडियम में चलने वाला लॉन्गिट्यूडनल वेव माना था। क्या माना था? क्या माना था? मीडियम में चलने वाला मतलब मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव माना था। तो हाइजन साहब ये मान के चले गए। लेकिन सर वेव तो ईएम वेव है ना, उसको तो मीडियम की जरूरत नहीं होती। वो 100 साल बाद पता चली। ये थ्योरी जो है, ये जो थ्योरी है ये है तुम्हारा 1700 सेंचुरी का, जब तुम अभी पढ़ने जा रहे हो, और ये है तुम्हारा अर्ली 90s या कह सकते हो कि 80s का। मतलब इसे 100 साल पहले की चीज तुम पढ़ने जा रहे हो जो पढ़ चुके हो अभी। तो ईएम वेव में एक्चुअल में लाइट ट्रांसवर्स वेव होता है, नॉन मैकेनिकल वेव होता है। तो तुमसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? सर ये बोलोगे नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। लेकिन हाइजन ने उसको क्या माना था? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। तो वेव ऑप्टिक्स में हाइजन ने क्या माना था, तब तुम वो जवाब दोगे। आज से पूछे लाइट क्या है तो क्या जवाब दोगे? अब तुमसे पूछे कोई कि लाइट क्या है, क्या जवाब दोगे? व्हाट इज लाइट? ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स जवाब दोगे। लाइट है ट्रांसवर्स, आज हमें पता है ट्रांसवर्स है, 17 सेंचुरी में नहीं पता था।
नॉन मैकेनिकल वेव, हाँ नॉन मैकेनिकल वेव। तो तुमसे बोले कि लाइट क्या है, तो ये जवाब दोगे। व्हाट इज लाइट, तो ये जवाब दोगे। व्हाइट लाइट, व्हाट इज लाइट एक्चुअली, व्हाट इज लाइट एक्चुअली, व्हाट इज लाइट एक्चुअली, तो ये जवाब दोगे, ये आंसर होगा। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हाइजन ने क्या माना था, ये पूरा मेंशन करके बोले ना, तब ये जवाब दोगे। तो बोलो कोई कंफ्यूजन है कि एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन है कि एकदम क्लियर। व्हाट इज लाइट, तो ये जवाब दोगे। वेव ऑप्टिक्स में हाइजन ने लाइट को क्या माना, तो ये जवाब दोगे, उल्टा माना था। क्यों ऐसा, क्योंकि उस समय तक हमें नहीं पता था, हम 1700 सेंचुरी की बात कर रहे थे। ओ, बुझाया। तो सर अगर लाइट को उन्होंने मैकेनिकल वेव माना, मतलब लाइट किसी मीडियम में चल रहा, और जिस मीडियम में लाइट चल रहा है उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करेंगे, क्योंकि जो मैकेनिकल वेव होता है वो मीडियम पार्टिकल के ऑसिलेशन से ट्रेवल करता है। तो मीडियम पार्टिकल जो है उसको हम वेवलेट कहते हैं, नाम दिया उन्होंने, वेवलेट दिया, वेवलेट कहते हैं। और वो जो वेवलेट मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करेगा अपने पोजीशन पे, उसको कहते हैं वेवलेट ऑसिलेट कर रहा है। और सेम फेज में ऑसिलेट करने वाले बहुत सारे पार्टिकल को मिला के एक प्लेन या लाइन बनाएंगे, उसको कहते हैं वेव फ्रंट, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। स्पेशली हाइजन की बात करें तो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, सिंपल लाइट बोले तो ट्रांसवर्स और नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।